तो दोबारा समझ लो एक बार, यहाँ छोटी छोटी हमने n बूंद मिक्स करके एक बड़ी बूंद बनाई है, ठीक है ना। बड़ी बूंद को आवेश बड़ो क्यू मानो है और छोटी बूंद में थी प्रत्येक बूंद को आवेश क्यू मानो है। तो बड़ी बूंद को आवेश कितना निकल गया, वो बूंदों की संख्या और एक बूंद को आवेश, ठीक है ना। तो यह क्यू को डिवाइड लगाए देंगे तो क्यू बट्टे क्यू बराबर आ जाते हैं एन। ऐसे ही बड़ी बूंद को विभव और एक छोटी बूंद को विभव का अनुपात होता है एन की घात 2/3, ठीक है ना। यह विभव का अनुपात है, या के बाद है बड़ी बूंद और छोटी बूंद की धारिताओं का अनुपात। तो बड़ी बूंद की धारिता सी बिग और सी स्मॉल जी आते हैं एन की घात कितना 1/3। और ऊर्जा का अनुपात होता है अपना बड़ी बूंद की ऊर्जा और एक छोटी बूंद की ऊर्जा बराबर आता है एन की घात 5/3, ठीक है ना। या के बाद अब है द्रव्य की तरंग पर आधारित प्रश्न, तरंग दैर्घ्य पर आधारित प्रश्न। तो तरंग दैर्घ्य का सूत्र जानते हैं डी ब्रोगली के अनुसार होता है लैम्बडा बराबर h/p। अब अपना पहला टर्म कहाँ चल रहा है, जब संवेग समान हो, संवेग कैसा हो समान। तो जब संवेग समान हो तो h पहले तो फिक्स है और p फिक्स कर दी, तो पूरी आगे की जो क्वांटिटी है वो फिक्स हैगी। तो यहाँ λ1 λ2 λ3 यानी कितने भी पार्टिकल हो गए, चाहे वो द्रव्यमान में हल्के हो गए भारी हो गए, चाहे उनकी वेलोसिटी कितनी हो गए, लेकिन यदि उनके संवेग समान है, उनके संवेग कैसे हैं समान, तब उनकी तरंग दैर्घ्य समान आते हैं। संवेग समान होने पर तरंग दैर्घ्य कैसे आते हैं। अगर उल्टा पूछ लेवे कि यदि कणों के संवेग तरंग दैर्घ्य समान है तो संवेग क्या, संवेगों का अनुपात क्या होगा, तो संवेग बराबर आता है सब। संवेग कैसे आते हैं, ठीक है ना। उल्टो सीधो कंसेप्ट लगाते हैं, यदि तरंग दैर्घ्य समान है तो संवेग समान हो जाते हैं, और संवेग समान है तो तरंग दैर्घ्य, ठीक है ना। अब है दूसरा क्वेश्चन, जब वेग समान हो तब तरंग दैर्घ्य का अनुपात क्या होगा। तो यह सूत्र अपन खोल लेंगे, लैम्बडा बराबर h/p है, लैम्बडा बराबर क्या आ जाओ अपना h/mv, ठीक है ना। और वेग समान है, वेग कैसे है तो h और v तो समान हैगी, ठीक है ना। तब λ1/λ2 अपना आते हैं m2/m1। द्रव्यमानन को उल्टो कर दो, बस द्रव्यमान का कर दो उल्टो, ठीक है ना। अगर द्रव्यमान समान होते तो वेगन को उल्टो, या तो λ1/λ2 बराबर v2/v1, ठीक है ना। इनमें से अगर वेग समान है तो द्रव्यमान को अनुपात उल्टो कर दो, और द्रव्यमान समान है तो वेगन को अनुपात उल्टो कर दो, ठीक है ना। निकल के कैसा हो, मैं निकाल के दिखाऊँ तो λ1/λ2 ऐसे मैंने लिख लिया है ना। तो यहाँ में पहले लगा लेंगे 1, क्या लगा लेंगे 1, तो h तो समान रहते हैं हमेशा, h/m1 और v, ठीक है ना, ठीक है h/m2v। तो h v तो कट गई, अब m2 पर पहुंच जाएगी तो इस प्रकार से ये m2/m1 आ जाते हैं ना। ये फॉर्मूला की बात करें अपन यहाँ की, ये फॉर्मूला। तो जब वेग समान होते तो द्रव्यमान को उल्टो कर दो, और जब द्रव्यमान समान हो तो वेग को उल्टो कर दो। यह तरीका आता है, यह अपना सॉल्व हो जाते हैं तरंग दैर्घ्य का अनुपात, ठीक है ना। अब तीसरा केस है जब ऊर्जा समान हो, चौथा केस ऊर्जा समान हो। तो ऊर्जा के क्या फॉर्मूला होता है लैम्बडा बराबर h/2m के, ठीक है ना। अब यहाँ में क्या क्या समान है, के समान है, ऊर्जा समान बोलिए, h समान है और 2 फिक्स है संख्या। तो यहाँ को जो अनुपात आता है λ1/λ2 बराबर आता है m2/m1, ठीक है ना। क्योंकि m पे ही तो डिपेंड है, वही चीज़ अब वेरिएबल रह गई है, क्योंकि बाकी सब तो कांस्टेंट है, h कांस्टेंट, k कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट है। तो यह द्रव्यमान के वर्गमूल के व्युत्क्रम अनुपात के बराबर आ जाते हैं। क्लियर है ना, m2/m1, ठीक है ना। जब ऊर्जा समान होगा तब अपन डायरेक्ट द्रव्यमान पर फोकस करेंगे। क्या फोकस करेंगे, द्रव्यमान पर। ये दिमाग में ये फॉर्मूला होना चाहिए, जो समान है भाई अपन एक तरह से कैंसिल कर देते हैं, तो जो बच रहा है या तरीका से फॉर्मूला निकलाते हैं। अब जब विभव समान हो तो विभव के क्या तरंग दैर्घ्य का सूत्र होता है लैम्बडा बराबर h/2m और k की जगह पर qv, ठीक है ना। अब विभव समान बोल दिया है, 2 फिक्स है, h फिक्स है, तो यह क्या जाओ λ1/λ2 बराबर अंडूड में क्या क्या बचा है, वेरिएबल क्या है m और q बचे ना, तो m2 और q2, नीचे m1 और q1, यह तरीका है ना। जैसे कि मैं यही सॉल्व करूँ एक न्यूमेरिकल कि प्रोटॉन और एल्फा कण के क्या पूछ लो मुझे, है ना। तो λp और λα आ जाओ अपना। अब यहाँ में ऊपर हमें लिखना है एल्फा कण को मास तो 4 mp होता है, कितना होता है 4 mp, और जो आवेश होते हैं वो होता है कितना 2e, कितना होता है 2e, ठीक है ना। अपॉन में प्रोटॉन के बारे में बात करें तो प्रोटॉन को वजन होता है mp, ठीक है ना, और आवेश होता है e, तो सब कुछ कैंसिल हो जाता है। ऊपर 4 दूनी 8 का 2 रूट 2 है, नीचे 1 बची है तो 2 रूट 2 है
अनुपात 1, यह तरीका से सॉल्व करेंगे। लेकिन याद रखना है यह लेमड़ा पी अपॉन लेमड़ा एल्फा है, तो एल्फा वाला मान ऊपर लिखेंगे और पी और नीचे। यहाँ ऊपर देख लूँ 1 के संग 2 आया हुआ है, फॉर्मूला के अंदर का है, फॉर्मूला में 1 लगी है ता 2 2y लिखे हमने, और 2 लगी है ता 1 1y लिखे हैं। यानी 1y या पहले की वैल्यू नीचे लिखनी है और नीचे वाली की वैल्यू ऊपर लिखनी है। तो या प्रोटॉन वाई वैल्यू नीचे लिखी है और एल्फा कण वाई वैल्यू कहाँ लिखी है, ऊपर। ये दिमाग में रखना चाहिए ना कि अपन लेमड़ा पी देंगे तो यहाँ पी को मान देवे ना, यहाँ लेमड़ा पी देंगे तो यहाँ एल्फा कण का मान रखेंगे, ठीक है। यहाँ एल्फा कण दो तो यहाँ एम पी का मान लिखेंगे, उल्टो लिखते हैं। यहाँ 1/2 है तो यहाँ 2y है, ठीक है ना। ये अनुपात में दिमाग में रखना है। तो यह तरीका थे, जब बेहद समान होते हैं तो अनुपात पूछ लेंगे तो अपन निकाल सकते हैं। अब डायरेक्टली फॉर्मूला है, यहाँ इलेक्ट्रॉन से संबद्ध डी ब्रॉगली तरंग दे रहे तो लेमड़ा ई होता है अपनी 12.27 अंडूर में वी एंगस्ट्रम। या नैनोमीटर में चेंज करेंगे तो एक पॉइंट आगे आ जाओ ना, 1.227 अपॉन अंडूर में वी नैनोमीटर। तो ये टर्म अपने दोनों याद होना चाहिए, यू यूनिट में और यू यूनिट में, ठीक है ना। ये आगे बाद प्रोटॉन से संबद्ध डी ब्रॉगली तरंग दे तो डायरेक्टली फॉर्मूला है लेमड़ा पी बराबर 0.286 है ना अंडूर में वी एंगस्ट्रम, ठीक है ना। लेमड़ा डी की बात करें, ड्यूट्रॉन की कहा जाए तो 0.202 अंडूर में वी एंगस्ट्रम। और लास्ट है अपना एल्फा का लेमड़ा एल्फा आ जाओ अपना 0.101 अंडूर में वी एंगस्ट्रम, ठीक है ना। ये यूनिट एंगस्ट्रम में तो यह तरीका से पॉइंट है, नैनोमीटर में होगा तो एक पॉइंट आगे खिसक जाता है, वो तुम्हें दिमाग में रखना होगा, ठीक है ना। अब है समपोषी व्यतिकरण की शर्त, यानी दो तरंगों के मध्य कितना कलांतर हो कितना पथांतर हो तब समपोषी व्यतिकरण होता है। तो अपन फाई की बात करें कलांतर की, तो कलांतर कितना होते हैं, समपाई चलते ना, 0 प्लस माइनस के 2 पाई प्लस माइनस के, और लास्ट में क्या आया वो 2n पाई प्लस माइनस के, है ना। ये तो होता है कलांतर। यदि दो तरंगों के मध्य 0 कलांतर है तब वहाँ समपोषी व्यतिकरण होगा, दो तरंगों के मध्य 4 पाई कलांतर तब भी वहाँ क्या होगा, समपोषी व्यतिकरण। यानी समपाई होने पर कलांतर वो वहाँ पर कौन सा व्यतिकरण होता है, समपोषी। लेकिन पथांतर कितना होना चाहिए, 0 या 1 लेमड़ा प्लस माइनस लगाएंगे ना, और प्लस माइनस के 2 लेमड़ा प्लस माइनस के 3 लेमड़ा, और लास्ट में कितना आगो n लेमड़ा। ये समपोषी व्यतिकरण की शर्त होती है, ठीक है ना। और समपोषी व्यतिकरण की हमें शर्त याद हो जाती है तो अपन लगभग विनाशी की क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि विनाशी में विषम आ जाता है, फिर क्या जाता है प्लस माइनस पाई प्लस माइनस 3 पाई, ठीक है ना। लास्ट में कहा प्लस माइनस 2n प्लस 1 पाई, ठीक है ना। n का मान 0 से चालू होता है, यहाँ पे 0 रख देंगे तो 1 पाई बचेगी। पथांतर की बात करें तो यहाँ λ/2 विषम गुणांक में चलते हैं, λ/2 चलेगी हर एक में, लेकिन विषम गुणांक में, यानी 1 λ/2 सॉरी पाई लिख दी है, λ/2 प्लस माइनस कोमा प्लस माइनस 3 λ/2, ऐसे लास्ट में लिख देंगे प्लस माइनस के 2n प्लस 1 λ/2, ठीक है ना। यह तरीका थे अपन, यह समपोषी की शर्त आते या विनाशी की शर्त आते हैं, ठीक है। अब आते विवर्तन की शर्त। तो विवर्तन की शर्त की बात करें तो विवर्तन जिन वस्तुओं से होता है, विवर्तन का मतलब होता है तरंग का किसी पदार्थ से टकराकर मुड़ना, ठीक है ना। तो जिन वस्तुओं से तरंगें टकरा रही हैं उन वस्तुओं के आकार तरंग की तरंगदैर्घ्य की कोटि के हैं तो विवर्तन हो जाता है, अन्यथा विवर्तन नहीं होता है। यानी विवर्तक का आकार लगभग तरंग की तरंगदैर्घ्य की कोटि का होना चाहिए, ठीक है ना। पूर्णांतरिक परावर्तन की शर्त क्या है, तो यहाँ की 2 शर्तें। पहली शर्त है एंगल वाई, के जो आपतन कोण है वो बड़ा होना चाहिए, क्रांतिक कोण से करेक्ट। दूसरी है प्रकाश किरण कहाँ से कहाँ जानी चाहिए, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जानी चाहिए, ठीक है ना। ये जाकी शर्त है कि सर दोनों। अब प्रकाश विद्युत प्रभाव की शर्त। प्रकाश विद्युत प्रभाव कब होता है, जब जो प्रकाश आ रहा है उसकी आवृत्ति अधिक होवे, कौन से दैर्घ्य आवृत्ति थे, न्यू इज ग्रेटर देन या इक्वल कह के होवे न्यू 0 के।
दहलीय आवृत्ति क्या होती है? आपतित प्रकाश की वह निश्चित न्यूनतम आवृत्ति जिस पर धातु से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं, ये बोल दो, या जिस पर प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना घटित हो जाती है, ये बोल दो। दोनों सही माने जाएंगे, है ना। अब आयाम के अनुपात दिए होने पर तीव्रता का अनुपात, तो यहाँ अधिकतम और न्यूनतम शब्द तो आए नहीं, नॉर्मली पूछा गया है कि आयाम के अनुपात तुम्हारे पास हैं और तीव्रता के अनुपात ज्ञात करने हैं, यानी ऐसे बोल दो कि आयामों के अनुपात हैं 1:2, ठीक है ना। तब तीव्रताओं के अनुपात क्या होंगे? I1 अनुपात I2 हमें फाइंड आउट करना है, या तरीका से सवाल आएगा। आयामों के अनुपात दे रहे हो और तीव्रता के अनुपात पूछ रहे हैं, तो ये आगे कहा जाए अपन फॉर्मूला जानते हो। तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है? तीव्रता का फॉर्मूला I बराबर KA स्क्वायर, I बराबर होता है KA स्क्वायर, ठीक है ना। तो अपन अनुपात के कहें 2 बार लिख लेंगे, के कैंसिल कर जाओ, तो I1/I2 बराबर आ जाओ A1/A2 और होल वर्ग, ठीक है ना। यह तरीका से अपन 1/2 दे तो यहाँ रख देंगे, तो 1/4 आ जाओ, ठीक है ना। तो 1:4 आंसर आ जाओ। या यहाँ पे दूसरा जाओ अपोजिट टर्म है, तीव्रता के अनुपात दिए होने पर आयाम के अनुपात, तो यहाँ पे वर्ग हटा देंगे अपन, यही टर्म है, तो अंडूट लग जाओ, तो A1/A2 हमें फाइंड करने हैं, तो अंडूट में जाओ I1/I2। जब तीव्रता को अनुपात दे तो यहाँ रख दो, तो आयाम को अनुपात अपना निकल आते हैं। अब आयाम के अनुपात दिए होने पर अधिकतम और न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात ज्ञात करना, तो आयाम के अनुपात अपने पास हैं, दिया है, क्या दिया है? आयाम के अनुपात हैं A1:A2, जैसे अपन A1/A2 लिख सकते हैं ना। अब अधिकतम और न्यूनतम पूछ रहे हैं, तो ये शब्द आते हैं, तो ये तो अर्धवार्षिक में आया है ना, I मैक्सिमम बटे I मिनिमम, ये होता है A1/A2 प्लस वर्ग और A1/A2, यह तरीका से अपन यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। हम A1/A2 को मान रख देंगे और फाइनली सॉल्व करके I मैक्सिमम अपॉन I मिनिमम फाइंड आउट कर लेते हैं। अब है डी ब्रोगली परिकल्पना से बोर की द्वितीय अभिग्रहित का निगमन, यानी द्वितीय परिकल्पना हमें ड्राइव करनी है। और डी ब्रोगली की परिकल्पना क्या है? डी ब्रोगली ने परिकल्पना दही कई के बारे में थी, द्रव्य कण के बारे में। उन्होंने बताया कि जब कोई द्रव्य कण गतिशील होता है, जब कोई द्रव्य कण क्या होता है, तो गतिशील अवस्था में वह तरंग के समान व्यवहार करता है, अर्थात गतिशील अवस्था में प्रत्येक द्रव्य कण से तरंग प्रकृति संबद्ध होती है। इधर ज्ञात करी, लैम्बडा बराबर का होता है H/P, या P को मान का होता है mv। ये डी ब्रोगली के अनुसार द्रव्य कण की तरंग दैर्घ्य होते हैं। डी ब्रोगली ने यह बोलो तो साथ में कि जब इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं, जब इलेक्ट्रॉन का करते वृत्ताकार कक्षा में जब चक्कर लगाता है, तब वह एक ऐसी अप्रगामी तरंग के रूप में देखा जाना चाहिए कि कक्षा की परिधि तरंग दैर्घ्य के पूर्ण कोटि के बराबर हो। तो कक्षा की परिधि होते 2πr, ठीक है ना, और तरंग दैर्घ्य के पूर्ण कोटि के कार्य n को गुणा कर देंगे अपन। यहाँ पे लैम्बडा को मान रख देंगे अपन, ठीक है ना। लैम्बडा का मान रखने पर तो 2πr बराबर आ जाएगा अपनो NH/mv। तो mv में और 2π में एक्सचेंज कर देंगे, तो यह आ जाएगा mvr बराबर NH/2π, ठीक है ना। इस तरीका से यह बोर की द्वितीय परिकल्पना डी ब्रोगली की परिकल्पना से निकल के आ जाते हैं, ठीक है ना। अब है एनवी स्थायी वृत्ताकार कक्षा में गतिशील इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा, ठीक है ना। हमें कहा चाहिए कुल ऊर्जा चाहिए इलेक्ट्रॉन की, कहा चाहिए कुल ऊर्जा। तो यह एक वृत्ताकार कक्षा है जहाँ एक इलेक्ट्रॉन गतिशील रह रहा है, ठीक है ना। यह स्पर्श रेखा विवेक दे, और यहाँ की रेडियस कितनी है, कछु मान लो अपनी मर्जी है, छोटी आर मान लेते हैं ना। अब एन भी कक्षा है तो आर एन मानेंगे त्रिज्या। तब यहाँ पे जो कुल ऊर्जा होते हैं वो ई एन कुल ऊर्जा होते हैं दो ऊर्जन के जोड़ के बराबर, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा, ठीक है ना। और गतिज ऊर्जा निकालेंगे फिर स्थितिज ऊर्जा मान रख देंगे अपन। तो के एन के लिए गतिज ऊर्जा को जो नॉर्मल फार्मूला होता है वो होता है 1/2 mv²। तो के बराबर होता है 1/2 mv²। अब एन लगा लेंगे एन वी की काजें, ठीक है ना। अब mv² को मान प्रथम परिकल्पना से निकाल लेंगे अपन। बोर की प्रथम परिकल्पना होता है FC बराबर FE, चूँकि प्रथम परिकल्पना से
वो होता है एफ सी बराबर एफ ई, एफ सी बराबर एफ ई। एफ सी को मान का होता है एम बी स्क्वायर बट्टे आर, एम बी स्क्वायर बट्टे आर, और एफ ई को मान के जेड ई स्क्वायर बट्टे आर स्क्वायर। यही होता ना, एन लगा लो एन बी की काजे। तो यहाँ पे जो कैंसल एरो वाई काट देंगे तो आर एन पे एक आर एन कट जाएगी, बाकी एम बी एन स्क्वायर का मान मिल गया। तो यह यहाँ अपन रख देंगे, या वैल्यू है या जगह पर रख देंगे, तो के एन आ जाएगी अपने पास 1/2 के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर एन। ठीक है ना, यह गतिज ऊर्जा अपने पास आ जाते हैं। अब हमें निकालनी है स्थितिज ऊर्जा का, निकालनी है स्थितिज ऊर्जा। तो यू एन के लिए, यू एन के लिए तो दो आवेशन की स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है के यू बराबर के Q1 Q2 बट्टे R12 या R12 जो भी बोले अपन। तो यू एन अपन निकाल लेंगे के नाभिक का आवेश जेड ई और इलेक्ट्रॉन का आवेश माइनस के ई बटे 20 की दूरी त्रिज्या ही है, आर एन को वर्ग। तो यू एन वर्ग नहीं आता है, वर्ग नहीं आता, सही बात है, यही आओ ना। तो यू एन बराबर आ जाओ अपना माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर एन। ठीक है ना। अब अपन टोटल ऊर्जा निकाल लेंगे। अतः ई एन, अतः ई एन का है अपनी के एन को और यू एन को जोड़ें तो के एन की वैल्यू कितनी है 1/2 के जेड ई स्क्वायर बट्टे आर एन, माइनस यू एन की वैल्यू यह है के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर एन। तो ये वैल्यू एक है और ये आधी है, तो माइनस की आधी बचेगी। तो ई एन बराबर माइनस के 1/2 के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर एन। अब आर एन की वैल्यू हमें पहले तो याद होनी चाहिए। तो आर एन की वैल्यू होता है अपने पास एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन 0 अपॉन पाई एम जेड ई स्क्वायर, ये होता है आर एन की वैल्यू। यहाँ पर रख देंगे, के की वैल्यू खोलेंगे साथ में। तो ई एन बराबर आता है अपनो माइनस के 1/2, के की वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू जेड ई स्क्वायर बट्टे में आर एन की वैल्यू लिखेंगे ये भाई। तो एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन 0 अपॉन पाई एम जेड ई स्क्वायर, जेड ई स्क्वायर, यही है ना। तो पाई ते पाई कट जाएगी और कछु कट रहा होगा, और कछु ना कट रहा है ना। 4 दूना 8 है जाएगी। तो ये अपना फाइनली आ जाते हैं, यहाँ लिख देता हूँ ऊपर कोने पे, माइनस के 1/8। ठीक है ना। साथ में जेड एम जेड ई स्क्वायर ऊपर जाएगी तो एम जेड स्क्वायर ई की घात 4 है ना, अपॉन में नीचे ये तीन स्टेप है उनको स्क्वायर है जाओ एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन 0 स्क्वायर। तो यहाँ की वैल्यू दो टर्म में अपन फाइंड आउट करते हैं। यहाँ में जेड और एन की वैल्यू तो हमारे पास है ही नहीं, अलग अलग एलिमेंट के गायें अलग अलग होगी। हाइड्रोजन के गायें जेड 1 होते हैं, हीलियम के गायें 2 होते हैं। ऐसे ही कौन सी कक्षा के गायें पूछ रहे हो तो एन का मान भी फिक्स नहीं होता है, जेड और एन की वैल्यू फिक्स नहीं, बाकी सबकी वैल्यू फिक्स है। तो उन सब वैल्यू में रख के अपन फाइंड आउट करें तो ई एन आते हैं अपने यहाँ पे। ई एन में लिख देता हूँ, नीचे लिख देता हूँ। ई एन बराबर आते हैं माइनस के 2.18 गुणा 10 की घात -18 है ना, इंटू जेड स्क्वायर बट्टे एन स्क्वायर, और जूल में आई है जी, कहीं में आई है। और ई भी में बदल देंगे तो इलेक्ट्रॉन की वैल्यू को भाग लगा देंगे तो ये आ जाओ ई एन बराबर माइनस के 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर ई बी है ना। अगर प्रथम कक्षा के गए चाहिए तो हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा गए एन बराबर 1 और जेड बराबर 1, यानी हाइड्रोजन के गए जेड 1 होते हैं और प्रथम कक्षा की चाहिए तो एन का मान 1 है। तो ये वैल्यू बचते अपनी ई एन बराबर का बचते ई वन बराबर, ये आते हैं ई वन बराबर आता है माइनस के 13.6 ई बी। जो क्या चीज़ है, ये है प्रथम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की बंधन ऊर्जा, यानी इतनी ऊर्जा से इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा में बंधा होता है। यदि आप चिन्ह प्लस को कर देंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन कक्षा छोड़ के भग जाओ है ना, क्योंकि यह फिर मुक्त करेगा, ये ऊर्जा आ जाएगी। इतनी तो बंद हो, इतनी अपन बाहर से दे देंगे तो इलेक्ट्रॉन कक्षा में तो मुक्त है जाओ, कक्षा में तो कह जाओ मुक्त। ठीक है ना। यहाँ अपन रिलेशन की और बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे के एन और ई एन के जो फॉर्मूला हैं वो सेम है। के एन को फॉर्मूला कहाँ है देखते हैं अपन। के एन को फॉर्मूला जरा 1/2 के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर एन, ठीक है ना। और ई एन को फॉर्मूला कहाँ है, ई एन अपनी वैल्यू कहाँ है, ये ई एन है ना। तो चिन्हों की तो डिफरेंस है। तो यहाँ पे के एन बराबर होता है माइनस के ई एन, ठीक है ना। ये रिलेशन है गतिज ऊर्जा का चिन्ह, सॉरी गतिज ऊर्जा हमें फाइंड आउट करनी है कुल ऊर्जा में, तो कुल ऊर्जा को चिन्ह बदल दो, कुल ऊर्जा का बदल दो चिन्ह से गतिज ऊर्जा बन जाते हैं। लेकिन स्थितिज ऊर्जा की बात करें अपन तो स्थितिज ऊर्जा होते हैं दोगुनी। स्थितिज ऊर्जा का होते हैं वो ये है आगे अपने पास यू एन बराबर 2 ई एन है ना। यहाँ में कहें अपनी
माइनस लगी है पर हमें माइनस लगेगा। सही है। ये दोगुनी को रिलेशन होता है हमें वो इक्वल को रिलेशन होता है, बस चिन्ह थोड़ा अपोजिट होते हैं ना। तो यहाँ के बाद में हमें एक एग्जाम क्वेश्चन और करना है, इलेक्ट्रॉन का कक्षीय त्वरण फाइंड आउट करना है। इलेक्ट्रॉन को कक्षीय त्वरण, इलेक्ट्रॉन को कक्षीय त्वरण कैसे ज्ञात करेंगे अपन? इलेक्ट्रॉन को कक्षीय त्वरण, त्वरण देखो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पृथ्वी लगा रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा हो तो इलेक्ट्रॉन को अभिकेंद्रित त्वरण होगा AC बराबर V²/R। इलेक्ट्रॉन को अभिकेंद्रित त्वरण का होता है AC बराबर, यानी जब कोई भी पार्टिकल चक्कर लगा वृत्ति गति करे, कौन सी गति करे? वृत्ति गति करे, तब बाबा इतना त्वरण होता है AC बराबर V²/R होता है। अभिकेंद्रीय त्वरण बोलते जाते हैं या कोणीय त्वरण बोल दो या कक्षीय त्वरण बोल दो, क्यों नाम बोल सकते हैं अपन यहाँ की। ठीक है, हमें यह हाइड्रोजन परमाणु के का फाइंड आउट करना है कि इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा तो इलेक्ट्रॉन को कक्षीय त्वरण कितना होगा। तो हम जानते वो होते हैं बोर की द्वितीय परिकल्पना क्या होते हैं, MVR बराबर NH/2π, यही होता है ना। तो हम बेग की वैल्यू निकालने में तो बेग की वैल्यू क्या आ गई, NH/2π mRn, mR यही आ गई ना। तो यह वैल्यू यहाँ पुट करेंगे अपन तो ये आ जाओ अपना AC बराबर वर्ग करेंगे तो N² H² 4π² और M² और R आ जाओ Q, क्योंकि एक R पहले तो वहाँ पे है ही। तो ये अब इलेक्ट्रॉन को कहा जाता है कक्षीय त्वरण जाते हैं। यहाँ के बाद में अभी R को मान रख लो, V को मान रख लो, ये अपना ऑप्शनल क्वेश्चन दे भाई साहब करो मैंने, ठीक है ना। बट क्वेश्चन में अब एक क्वेश्चन, जब C को कम करें तो बल्ब की स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यहाँ दो अपने परिपथ हैं, एक फर्स्ट वायर एक सेकंड वायर, दोनों में डिफरेंस का है, दोनों में डिफरेंस है केवल वोल्टेज के सोर्स को। यहाँ पे DC स्रोत कनेक्ट है और यहाँ पे AC स्रोत कनेक्ट है, दोनों में सोर्स जोड़े के बाद स्विच ऑन कर देते हैं, ठीक है ना। और फिर अपन CA कम ज़्यादा करें, CA बदलें तो बल्ब की चमक पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये हमें बताना है ना। तो तुम्हें पता है कि जो संधारित्र होते हैं, संधारित्र होते हैं ना, वो DC सोर्स के काज हैं अनंत प्रतिबाधा उत्पन्न करता है, या एक तरह से कुचालक ही भांति व्यवहार करते हैं। क्या भांति व्यवहार करते हैं, यानी ये DC करंट के मार्ग अवरुद्ध करते हैं। क्या करते हैं, अवरुद्ध। तो DC करंट यहाँ से निकल के जाओ ही नहीं, और करंट यहाँ पे जाओ नहीं, बल्ब तक नहीं आवो तो बल्ब जलेगा नहीं। तो C कम कर लूँ चाहे ज़्यादा कर लूँ, बल्ब पे तो कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं। तो यहाँ अपन ये बोलेंगे, आंसर लिखेंगे कि बल्ब की चमक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। बल्ब की चमक पर क्या नहीं प्रभाव पड़ता है, कोई प्रभाव नहीं, क्योंकि कैपेसिटर DC धारा के मार्ग को अवरुद्ध कर देता है, अतः बल्ब जलता ही नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्या है, AC स्रोत जुड़ा हुआ है और संधारित्र है। तब अपन धारा के सूत्र की बात करें, धारा को जो फॉर्मूला होगा वो I बराबर होगा V/XC, संधारित्र जुड़ा होने पर यही होता है। और XC को मान होता है 1/ωc, तो फाइनली आते हैं 1/ωc लिखेंगे तो V × ωc ऊपर ही आ जाओ, 1/, लिखेंगे तो जहाँ लिखें अपन 1/ωc तो ऊपर ही आ जाओ ना ωc, और ये I के बराबर में आएगा। C कम करेंगे तो I कम होगी, C कम करेंगे तो I कम होगी, और I कम होगी तो बल्ब कम चमकेगा। तो यहाँ बल्ब की चमक में कमी आती है, बल्ब की चमक में क्या आती है, कमी। AC स्रोत जोड़कर यदि हम संधारित्र की धारिता घटाते हैं तब बल्ब की चमक में क्या आती है, कमी आती है, ठीक है ना। लेकिन DC स्रोत जोड़कर अपन संधारित्र की धारिता घटाते हैं तब बल्ब की चमक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि बल्ब जलता ही नहीं है। क्यों नहीं जलता है, क्योंकि DC करंट के लिए कैपेसिटर कुचालक की भांति व्यवहार करता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, यहाँ एक कुंडली है और बल्ब श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, साथ में एक AC स्रोत जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है, AC स्रोत जुड़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे हमसे कहा गया है कि जब इसमें से करंट फ्लो होता है और बल्ब जलता है तभी एक नरम लोहे की छड़ कुंडली के अंदर प्रवेश कराते हैं। कुंडली के अंदर क्या कराते हैं, प्रवेश। तब बल्ब की चमक पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बल्ब की चमक पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ पे अपन एक फॉर्मूला लिखेंगे, वो होता है फाई बराबर LI। फाई बराबर क्या होता है, LI। यदि हम L फाइंड आउट करें तो ये आ जाओ फाइव, या नॉर्मली रुको एक सेकंड रुको, यहाँ I कांस्टेंट है। I क्या है, कांस्टेंट है। I कांस्टेंट में फाई समानुपाती L है, क्या क्लियर है ना। I क्यों कांस्टेंट है, क्योंकि सोर्स में तो कोई चेंज हो ही नहीं रहा है। जो अपना वोल्टेज को सोर्स है यहाँ पे वो सेम है, वो वहाँ पे वोल्टेज ना तो हम कम कर रहे हैं ना ज़्यादा कर रहे हैं, वोल्टेज सेम है तो करंट सेम है। करंट के बारे में कुछ बोला नहीं गया है, करंट सेम ही है ना, करंट सेम है। लेकिन यहाँ पे हमने एक छड़ प्रवेश कराई तो आउटर जो लाइन होगी मैग्नेटिक फील्ड लाइन, चुंबकीय क्षेत्र का, वो भी
अट्रैक्ट है कि छड़ के द्वारा यही के अंदर इंटर कर जाएंगी, तो फ्लक्स बढ़ जाओगा, बढ़ जाओ फ्लक्स बढ़ जाओगा तो एल बढ़ जाएगी। अब आई को फॉर्मूला होता है एल के साथ में वी अपॉन एक्सएल, ठीक है ना, और एक्सएल होता है ओमेगा एल, वी बराबर एक्सएल के मान का होता है ओमेगा एल। तो हमें पता है कि जैसे ही हम यह कुंडली के अंदर छड़ प्रवेश कराएंगे, जैसे ही हम जब कुंडली के अंदर क्या प्रवेश कराएंगे, छड़ प्रवेश करावे थे, फ्लक्स बढ़ेगा, फ्लक्स बढ़वे थे एल बढ़ेगा, एल बढ़वे थे आई घटेगी, एल बढ़वे थे आई घटेगी, आई घटेगी तो क्या होगा, बल्ब की चमक कम हो जाएगी, बल्ब की चमक क्या हो जाएगी, कम। अब है एक पूर्ण चक्र के लिए प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान, एसी धारा का औसत मान है ना, ये हमें काउंट करना आई एवरेज, एक पूर्ण चक्कर के गए हैं तो आई एवरेज हमें फाइंड आउट करनी है। तो अपन ऊपर लिखते हैं 0 से टी एक चक्कर के गए हैं और करंट को ऐड करना तो आई डी टी, ठीक है ना। नीचे हम एक चक्कर को टाइम पूरा लिखेंगे 0 से टी और डी टी। यह अपन सॉल्व करते हैं तो यह आ जाता है अपने पास 1/t, या को मान का आते टी आते हैं, और 0 से टी आई की वैल्यू I0 साइन ओमेगा टी और डी टी, ठीक है ना। यहाँ आई की वैल्यू रख ली हमने ये भाई, और नीचे को क्या आएगा टी आएगा आंसर। यहाँ I0 बाहर आ जाएगी, साइन को समाकलन का होता है माइनस कॉस, तो I0 अपॉन टी और समाकलन आ जाएगा माइनस के कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा और 0 से टी। यह अपन सॉल्व करें, सॉल्व तो माइनस और ओमेगा है तो बाहर ही ले लेंगे अपन, माइनस के I0 टी ओमेगा आ जाएगा। यहाँ में अपन जो अपना ये एंगल है, यहाँ में एक बार छोटी टी की जगह पे बड़ी टी रखेंगे, एक बार क्या रखेंगे 0 रखेंगे, है ना। तो कॉस ओमेगा की वैल्यू 2π/t और छोटी टी की जगह पे बड़ी टी माइनस 0 रखेंगे, यहाँ छोटी टी की जगह पे तो कॉस 0 आ जाओ, क्या जाओ कॉस 0, तो यहाँ टी से टी कट जाएगी, तो ये आते हैं माइनस के I0 अपॉन टी ओमेगा, और यह कॉस सम पाई बच रही है तो जाकर मान होता है 1 और कॉस 0 का मान होता है 1, तो ये आंसर का आ जाएगा टोटल 0। तो एक पूर्ण चक्कर के लिए औसत धारा 0 होते हैं, एक पूर्ण चक्कर के लिए औसत धारा कितनी होते हैं 0। अब हाफ चक्कर के गाय निकालेंगे तो सेम तरीका अपनाएंगे, आई एवरेज बराबर 0 से हाफ चक्कर की लिमिट और आई डी टी, ठीक है ना। नीचे अपन टाइम को ऐड करेंगे, वो भी हाफ चक्कर के गाजे, ठीक है ना। तो यह सॉल्व करके अपन वही तरीका से सॉल्व करेंगे, तो यह आते 2/पाई और I0 साथ में, है ना। 2/पाई सॉल्व करेंगे तो 0.636 I0, यह तरीका से हाफ चक्कर के कहा जाए औसत धारा आ जाते हैं। अब विभिन्न परिपथों के लिए I और V के मध्य कलांतर एवं शक्ति गुणांक लिखना। आर परिपथ में तुम्हें पता है वोल्टेज का सूत्र का होता है B बराबर V0 साइन ओमेगा टी, B बराबर V0 साइन ओमेगा टी, और करंट का सूत्र का होता है I बराबर I0 साइन ओमेगा टी। दोनों के एंगल समान है तो फाई कलांतर कितना आएगा 0, ठीक है ना। कलांतर 0 है लेकिन कॉस के आगे 0 रखेंगे तो तरीके आ जाएगा, तो शक्ति गुणांक कितना यहाँ आते हैं 1, कॉस फाई का मान आता है 1, ठीक है ना। शक्ति गुणांक एल परिपथ में फाई का मान π/2 होते हैं, और सी परिपथ में फाई का मान कितना होते हैं π/2। अब शक्ति गुणांक निकालेंगे तो इनमें शक्ति 6 होता ही ना है, शक्ति 6 होना और तो कॉस फाई बराबर कितना होता है 0, कॉस फाई दोनों में कितना होता है 0 होता है, ध्यान रखिए ना। यहाँ अपन फॉर्मूला और लिख ले में बी को फॉर्मूला होता है V0 साइन ओमेगा टी, और यहाँ करंट होता है P6LY में, तो I बराबर I0 साइन ओमेगा टी माइनस 90, ठीक है ना। और यह CY में वोल्टेज को तो तीनों सर्किटन में सेम ही है, B बराबर V0 साइन ओमेगा टी, लेकिन करंट के में कैपेसिटर के में करंट आगे होता है ना, I बराबर I0 साइन ओमेगा टी प्लस 90, ओमेगा टी प्लस 90, यानी यहाँ कलांतर धारा π/2 कलाकोण आगे होते वोल्टेज थे। अब है संधारित्र का सिद्धांत। तो संधारित्र का सिद्धांत क्या है, संधारित्र के आकार और आवेश में, संधारित्र की प्लेटों के आकार और आवेश में वृद्धि किए बगैर, आकार और आवेश में वृद्धि किए बगैर विभव को कम करके धारिता बढ़ाना ही संधारित्र का सिद्धांत है। ये मैंने जो बोला स्टेटमेंट, इसे अपन अप्लाई कैसे करते हैं, तो एक धनावेश छड़ लेते हैं, ठीक है ना, और यहाँ के पास एक भूसंपर्कित प्लेट लेके आते हैं, क्या लेके आते हैं भूसंपर्कित प्लेट लेके आते हैं, तो संधारित्र को विभव कई गुना घट जाते हैं और धारिता कई गुना बढ़ जाता है। यहाँ आवेश चेंज नहीं हुआ है और चालक का आकार चेंज नहीं हुआ है, तो अपन कह सकते हैं चालक के आकार और आवेश में वृद्धि किए बिना, चालक के आकार और आवेश में वृद्धि किए बिना विभव को कम करके धारिता बढ़ाना, विभव को कम करके, यही संधारित्र का सिद्धांत है, ठीक है ना। यहाँ फॉर्मूला होता है C बराबर Q/V, ठीक है ना। तो आवेश नियत होने पर C इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/V हो जाता है,
वी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ जाते हैं, यानी वी कम हो जाओ तो धारता बढ़ जाएगी, लेकिन आवेश नियत रहे तब, ठीक है ना। पोलेराइड का उपयोग लोकेश बताइए, पहले तो ये है वो धूप के चश्मों में, धूप के चश्मों में। दूसरा पक्का होते हैं लगाओ दूसरा है वायु यानों की खिड़की कांच में, वायु यानों की खिड़की के कांच में, खिड़की के कांच में, ठीक है ना। प्रकाश ध्रुवित है या अध्रुवित है, ध्रुवित है या अध्रुवित है, अध्रुवित है की जांच में, की जांच में, ठीक है ना। तो ये अपने आगे यूज है पोलराइड के। बाकी बात आते हैं विद्युतीय ऊर्जा घनत्व, कहाँ आते हैं विद्युतीय ऊर्जा घनत्व, ठीक है ना। तो विद्युतीय ऊर्जा घनत्व के गए संधारित्र को अपन धारता आनी चाहिए, और संधारित्र की प्लेटों के मध्य विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र में का संबंध होता है वो पता होना चाहिए। तो संधारित्र की प्लेटों के मध्य संचित ऊर्जा होता है 1/2 CV स्क्वायर, 1/2, और सी को फॉर्मूला होता है अपने पास संधारित्र की प्लेट के मध्य धारता होता है AF/0/D, और विभव होता है E/D। तो इन वैल्यू ने या ऊर्जा के सूत्रों में रखे हैं। तो U बराबर आता है 1/2 AF/0/D इंटू, यहाँ V को स्क्वायर है तो E और D को स्क्वायर है जाओ, E स्क्वायर और D स्क्वायर, एक D से D कैंसिल हो जाएगी, AD है जाओ आयतन, AD का है जाओ आयतन है जाओ। तो U बराबर आ जाएगी 1/2 F/0 E स्क्वायर और V, आयतन को डिवाइड लगा देंगे तो U/V बराबर 1/2 F/0 E स्क्वायर, और जाते बोल देते स्मॉल u E विद्युतीय ऊर्जा घनत्व, या संधारित्र को ऊर्जा घनत्व बोल सकते हैं अपन यहाँ है ना। तो यहाँ संधारित्र को ऊर्जा घनत्व कहते हो या विद्युतीय ऊर्जा घनत्व कहते हो, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के वर्ग के समानुपाती है। घनत्व का समानुपाती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के वर्ग के समानुपाती। अब निकालें चुंबकीय ऊर्जा घनत्व, चुंबकीय ऊर्जा घनत्व। तो चुंबकीय ऊर्जा घनत्व निकालेंगे तो सेम चुंबक प्रणालिका के इकाई आयतन में संचित ऊर्जा को सूत्र में आना चाहिए, या प्रणालिका के अंदर संचित चुंबकीय स्थित ऊर्जा आनी चाहिए। वो होता है प्रणालिका की ऊर्जा होता है 1/2 LI स्क्वायर, 1/2 में 1/2 CV स्क्वायर है, तो यहाँ LI स्क्वायर होता है ना। तो L को वैल्यू होते हैं प्रणालिका के गाजे स्वपरिवर्तक होते हैं μ0 n² AL, है ना। और प्रणालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र होता है B बराबर μ0 NI, μ0 NI, I निकालेंगे अपन तो B/μ0 n, μ0 n दोनों वैल्यू ने यहाँ में रखेंगे अपन। तो हमें ऊर्जा फाइंड आउट होता है 1/2 L की वैल्यू कितनी है μ0 n² AL इंटू, या I को वर्ग करेंगे तो B स्क्वायर बट्टे μ0 को वर्ग और n स्क्वायर, है ना। n स्क्वायर तो n स्क्वायर कट जाएगी, एक μ0 तो μ0 कट जाएगी, AL आयतन है जाओ, AL का है जाओ आयतन। तो हमें फाइंड आउट का होता है लास्ट में 1/2 B स्क्वायर बट्टे μ0 और V, आयतन में भाग लगाए थे तो U/V बराबर 1/2 B स्क्वायर μ0, जे स्मॉल u है जाओ इकाई आयतन की संचित ऊर्जा घनत्व है जाओ UV, चुंबक की इकाई है ना। तो 1/2 B स्क्वायर अपॉन μ0, ये चुंबकीय ऊर्जा घनत्व हो जाता है। यह भी चुंबकीय ऊर्जा घनत्व चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के वर्ग के समानुपाती, यानी दोनों में समानता पूछे विद्युतीय ऊर्जा घनत्व चुंबकीय ऊर्जा घनत्व में। तो दोनों ऊर्जा घनत्व अपने अपने क्षेत्रों की तीव्रताओं के वर्ग के समानुपाती होते हैं। अब है प्रणालिका में संचित चुंबकीय स्थिति ऊर्जा। तो प्रणालिका अपन बना लेते हैं, हमें ये प्रणालिका है, ठीक है। तो प्रणालिका में हमें I धारा स्थापित करनी है, तब प्रणालिका में जो प्रेरित विद्युत बल होते हैं, प्रेरित विद्युत बल वो धारा परिवर्तन को विरोध करते हैं, धारा परिवर्तन को क्या करते हैं विरोध करते हैं। लेकिन बाकी अगेंस्ट हम कार्य करके I धारा स्थापित करते हैं। तो जो कार्य करो जाता है वो कार्य या के अंदर प्रणालिका के अंदर ऊर्जा के रूप में संचित हो जाते हैं। तो I धारा स्थापित करने में कार्य करने की दर, I धारा स्थापित करने में कार्य करने की दर, कार्य करने की दर को शक्ति बोलते हैं, शक्ति का सूत्र होता है P बराबर VI, ठीक है ना। तो यहाँ में अपन अपने तरीका से अप्लाई करें, शक्ति है ज़्यादा कार्य करने की दर, और वोल्टेज अपन E के रूप में शो करते हैं, और I की I। यहाँ E की वैल्यू फाइंड आउट करें, फैराड के नियम देखा होता है E बराबर d∅/dt होता है, d∅/, और फाई की L आई धरेंगे तो L आगे आ जाते हैं, तो dw/dt बराबर आता है अपनों जागी L/di/dt, जी E की वैल्यू है ना, डॉट I, dt कैंसिल आउट हो जाएगी तो dw बराबर का आगो L/i/di, है ना। अब हमें
कितनी धारा स्थापित करनी है, कुल धारा 0 से I तक पहुंचानी है हमें, तो कुल कार्य कर देंगे dW 0 से I तक करंट स्टेबलाइज करना है, LI और DI है ना, I की घात 1 है, तो समाकलन करेंगे तो 2/2 आ जाएगी, तो dW कुल कार्य W आ जाएगा 1/2 LI स्क्वायर फॉर्मूला आ जाता है सॉल्व करके। तो यह प्रणालिका के अंदर संचित चुंबकीय स्थिति ऊर्जाएं, ठीक है ना। कभी कभी यह BAL के पदन में पूछ लेते हैं, BAL के पदन में, तो L हमें आना चाहिए, अभी अभी यूज करो हमने, और I हमें आनी चाहिए, रख देंगे तो BAL के पदन में आ जाते हैं ना। व्यतिकरण का गणितीय विश्लेषण, ठीक है ना, यह थोड़ी बड़ी हेडिंग है, ध्यान से समझिए। तो अपने व्यतिकरण होते कहते हैं, दो स्लिट होते हैं, छोटे छिद्र होते हैं S1 S2, उनसे तरंगें निकलती हैं और अध्यारोपण होता है, ताकि पश्चात में व्यतिकरण की घटना घटित होते हैं। यानी स्लिट S1 और S2 से समान आयाम की समान वेग से चलने वाली तरंगें किसी माध्यम में संचरित होती हैं, तब वे अध्यारोपण होती हैं। अध्यारोपण के पश्चात नई तरंग बनती है जिसमें चमक अधिकतम या न्यूनतम होती है। इस घटना को ये अपन क्या कहते हैं, व्यतिकरण कहते हैं। तो S1 से स्रोत S1 से उत्पन्न विस्थापन, स्रोत S1 से उत्पन्न विस्थापन वो होता है y1 बराबर A, आयाम तो समान ले रहे हैं ना, A cos ओमेगा t, ठीक है ना। और S2 से उत्पन्न विस्थापन वो होता है y2 बराबर A cos ओमेगा t प्लस फाई, ये होते हैं। अब अपने ये दोनों स्रोत से उत्पन्न विस्थापन है y1 और y2। अब अध्यारोपण को सिद्धांत कहते हैं कि परिणामी चीज ऐड के बराबर आते हैं, क्या के बराबर आते हैं, ऐड के बराबर। तो y बराबर आ जाएगा अध्यारोपण के सिद्धांत से, अध्यारोपण के सिद्धांत से y बराबर आ जाएगा y1 प्लस y2, y1 y2 के मान रख देंगे, तो A cos ओमेगा t प्लस A cos ओमेगा t प्लस फाई, है ना। कॉमन का एरो है, A कॉमन आ रही है ना, तो y बराबर A कॉमन आ जाएगी, तो cos ओमेगा t प्लस cos ओमेगा t प्लस फाई, यही तो बचेगा ना। अब सुनो, जाय मान ले में A और यह मान ले में B, तो एक फॉर्मूला आता है हमारे पास cos A प्लस cos B, cos A प्लस cos B, तो यहाँ फॉर्मूला तो 2 cos A प्लस B बटे 2 cos A माइनस B बटे, ये फॉर्मूला होता है। तो A और B की वैल्यू यहाँ में रखेंगे तो फाइनली हमें फाइंड आउट होता है y बराबर A तो है ही, और फॉर्मूला लगा रहे हैं तो 2 cos, एक बार दोनों एंगल जोड़ेंगे तो 2 ओमेगा t प्लस फाई, 2 ओमेगा t प्लस फाई अपॉन में 2, एक बार एंगल घटाएंगे तो ओमेगा टी कट जाएगी, तो cos 5/2 है ना। तो यहाँ में अपन थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, ओमेगा टी और टर्म अगल और बिना ओमेगा टी और टर्म अगल, तो y बराबर 2a जाएगी आगे भाई 2a, ठीक है ना, ये क्या जाएगी 2a जाएगी 2a, और आगे थे बिना ओमेगा टी और पद ले लेंगे अपन cos 5/2, और ओमेगा टी आए थोड़ा सॉल्व कर लेंगे, cos एंगल में 2 को डिवाइड, दोनों के नीचे सेपरेट लगाएंगे तो क्या होगा 2 से 2 कट जाएगी, ओमेगा टी बचेगी 5 के नीचे पहुंच जाएगी तो 5/2, क्लियर है, यही आगो। तो यह अपन या करके ऐसे लिख सकते हैं y बराबर a, जो जिस टर्म में ओमेगा टी नहीं आई है वो अपना एम्पलीट्यूड आयाम माना जाएगा, क्या माना जाएगा, आयाम जाएगी, यहाँ पे बड़ी a लिख लेंगे, बाकी cos ओमेगा टी प्लस 5/2 है ना। तो a का मानो को आ जाएगा आयाम, आते हैं नई तरंग का आयाम आ जाएगा a बराबर, अतः आयाम a बराबर आ जाएगा 2a cos 5/2 है ना। और यहाँ पे 2 केस होते हैं, कितने केस होते हैं, 2। समपोषी के कार्य फाई बराबर 0 लेना है, विनाशी के कार्य फाई बराबर पाई लेना है। तो यहाँ में 0 रखेंगे तो cos 0 का मान 1 है जाएगा, तो a आता है 2a जो मैक्सिमम माना जाता है, क्या माना जाता है, मैक्सिमम, ठीक है ना। अगर पाई लिखेंगे तो cos 90 जाएगा, तो आयाम कितना आता है, 0 आता है। ये समपोषी के कार्य है, तो क्योंकि हमने एंगल का यूज़ करो है, समपोषी के गाय एंगल अपन यूज़ करते हैं 0, और विनाशी के गाय एंगल कितना करते हैं पाई, ये विनाशी के गाय हैं, तो अपन दोनों केस है ना। या के बाद अपन निकाल रहे हैं व्यतिकरण में परिणामी तरंग की तीव्रता। तो तीव्रता की गाय यहाँ पे हमें पता है, तीव्रता तरंग की जो तीव्रता होती है वो आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। तरंग की तीव्रता उसके आयाम के वर्ग की क्या होती है, समानुपाती। तो I समानुपाती a स्क्वायर है ना, इस तरह अंक लेते हैं k a स्क्वायर, a की वैल्यू हमें पता है, a की वैल्यू क्या है 2a cos 5/2, और स्क्वायर करेंगे तो आंसर आता है I बराबर 4 k a स्क्वायर और cos स्क्वायर
5/2 है ना। लेकिन शुरुआत में आयाम ए है, तो हमने जो तरंग ली थी उनमें आयाम कितना तो ए है, तो शुरुआत में ये शुरुआत का आयाम ए है, शुरुआत का आयाम। तो शुरुआत की तीव्रता के स्क्वायर आ जाएगी, शुरुआत की तीव्रता आ जाएगी के स्क्वायर, तो के ए स्क्वायर यहाँ अपन I0 शुरुआत की तीव्रता मान लेते हैं। तो फाइनली आता है I बराबर 4I0 cos स्क्वायर 5/2, cos स्क्वायर 5/2। यहाँ पे भी अपन दो केस करेंगे, समपोषी विनाशी के हैं तो 5 बराबर 0 लेंगे ना अपन, 0 रखेंगे तो आंसर आएगा I बराबर 4I0, ठीक है ना। और विनाशी के गए अपन एंगल फाई का मान पाई लेवें तो cos 90 का मान 0 जाएगा, तो I बराबर आएगा 0, यानी पूर्ण अंधकार की स्थिति है, पूर्ण अंधकार, ठीक है ना। यानी प्रकाश, यहाँ प्रकाश में मिक्स हुआ है फिर भी यहाँ डार्कनेस क्रिएट हुई है, ठीक है ना, प्रोड्यूस हुई है, यानी अंधकार उत्पन्न हो गया है। तो प्रकाश में मिलने पर अंधकार उत्पन्न होता है, तो इस घटना को विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। लेकिन ये कब होता है, जब समान आयाम की तरंगें विपरीत कला में अध्यारोपित होती तब होता है। क्यों, विनाशी व्यतिकरण विपरीत कला में मिलेंगे, समान आयाम की होंगी तभी तीव्रता समान होगी, है ना, ये सिचुएशन होता है। अब यहाँ के बाद में मैक्सवेल के समीकरण, मैक्सवेल ने 4 समीकरण दिए थे, है ना। पहला समीकरण तो स्थिर वैद्युतिकी के लिए गाउस नियम, दूसरा का तो चुंबकत्व के लिए गाउस नियम, तीसरा विद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित फैराडे का द्वितीय नियम, और चौथा है तो मैक्सवेल एम्पियर नियम या एम्पियर का संशोधित नियम, है ना। यह तो अपना, तो अपन फर्स्ट नंबर पे हेडिंग डालें स्थिर वैद्युतिकी के लिए गाउस नियम, स्थिर वैद्युतिकी के लिए गाउस नियम। तो यह ने बोली थी कि विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बंद पृष्ठ से, निकलने वाले कुल फ्लक्स का मान उस बंद पृष्ठ में परिबद्ध आवेश के 1/ε0 होने के बराबर होता है, ठीक है ना। तो क्लॉज इंटीग्रेशन E वेक्टर डॉट dA वेक्टर, ये हो गया बंद पृष्ठ से निकलने वाले कुल फ्लक्स का मान। ये कितना होता है, उस बंद पृष्ठ में जो आवेश परिबद्ध है उस आवेश का 1/ε0 गुने के बराबर होता है ना। या के बाद में चुंबकत्व से संबंधित गाउस नियम है, चुंबकत्व से संबंधित गाउस नियम, गाउस का नियम, ठीक है ना। तो ये नियम क्या कहता है, किसी बंद पृष्ठ से निर्गत कुल चुंबकीय फ्लक्स सदैव शून्य होता है। ये शून्य क्यों होता है, क्योंकि ये बंद लूप बनाती हैं, इसलिए शून्य होता है। जितनी रेखाएं प्रवेशित होंगी उतनी ही दूसरी साइड से निकलेंगी, है ना। तो कुल चुंबकीय फ्लक्स 0 आता है, कुल चुंबकीय फ्लक्स कितना आता है, तो बंद समाकलन B वेक्टर डॉट dA वेक्टर बराबर 0, ठीक है। या के बाद में तीसरा है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित फैराडे का द्वितीय नियम। तो इसमें कौन को रेखा समाकलन करता है लोकेश, विद्युत क्षेत्र के रेखा समाकलन का मान, विद्युत क्षेत्र के, ठीक है ना। या हाँ, बंद पृष्ठ से, यह पहला डेफिनेशन बोल दूँ कि ये एक बंद परिसीमा है ना। तो इसके अंदर से अपन विद्युत क्षेत्र का रेखा समाकलन करें, किसी बंद परिसीमा के अंदर, विद्युत क्षेत्र के रेखा समाकलन का मान, विद्युत क्षेत्र के रेखा समाकलन का मान उस बंद पृष्ठ से या उस बंद परिसीमा से निर्गत चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के क्या होता है, तो माइनस के d∅v/dt। या माइनस क्यों लगाया है, माइनस यहाँ प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा को व्यक्त करने के लिए लगाया है, जो लेंज के नियमानुसार होती है। किसके नियमानुसार होती है, लेंज के नियमानुसार होती है ना। और चौथा नियम है अपना मैक्सवेल एम्पियर नियम। तो जैसे हमने इस थर्ड लॉ में लिखा कि किसी बंद परिसीमा के अंदर विद्युत क्षेत्र के रेखा समाकलन का मान, विद्युत क्षेत्र के रेखा समाकलन का मान, उसी प्रकार यहाँ पर लिखते हैं कि किसी बंद परिसीमा के अंदर, चुंबकीय क्षेत्र के रेखा समाकलन का मान, चुंबकीय क्षेत्र के रेखा समाकलन का मान चालन धारा और विस्थापन धारा के योग के म्यू गुने के बराबर होता है। IC और ID दोनों के योग के कितने गुने के बराबर, μ0 गुने के बराबर होता है। ये एम्पियर का संशोधित नियम है या मैक्सवेल एम्पियर नियम से कहते हैं, है ना। इसके बाद है विस्थापन धारा। तो यहाँ डेफिनेशन की बात करेंगे पहले, फिर फॉर्मूला की। विस्थापन धारा की डेफिनेशन क्या है, संधारित्र की प्लेटों के मध्य में क्या होता है, जब संधारित्र आवेशित होता है तो वहाँ पर आवेश इंक्रीज होता है तो विद्युत क्षेत्र इंक्रीज होता है। जब संधारित्र डिस्चार्ज होता है ना, निरावेशित होता है, तब वहाँ पर आवेश कम होने से विद्युत क्षेत्र घटता है, यानी संधारित्र की प्लेटों के मध्य में विद्युत क्षेत्र के मान में परिवर्तन होता है। तो अपन ऐसा कहते हैं कि
चुंबकीय क्षेत्र की उत्पत्ति, चुंबकीय क्षेत्र की न केवल चालन धारा से होती है बल्कि परिवर्तनशील विद्युत क्षेत्र भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। अतः यह चालन धारा के तुल्य होता, चालन धारा के तुल्य होता है, जिसे विस्थापन धारा कहते हैं ना। फॉर्मूला होता है ID बराबर ε0 d फाई E अपॉन dt, ठीक है ना। तो इस फॉर्मूला को अपन फाइंड आउट करने के लिए, ड्राइव करने के लिए हमें संधारित्र की प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र कितना होता है वो पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो अपन संधारित्र की प्लेटों के मध्य एक सेम आकार की बंद पृष्ठ की कल्पना करते हैं और उससे निकलने वाले अधिकतम फ्लक्स की, ये बंद पृष्ठ है, इसमें से निकलने वाला अधिकतम फ्लक्स कितना होगा वो अपन फाइंड आउट करते हैं। अधिकतम फ्लक्स होता है फाई बराबर E है, फाई बराबर E है। और प्लेटों के मध्य जो विद्युत क्षेत्र होता है वो होता है E बराबर Q बट्टे A एप्सिलॉन 0। यदि यहाँ Q आवेश दे रखा है तो Q अपॉन A एप्सिलॉन 0 विद्युत क्षेत्र होता है। तो यहाँ फाई बराबर इक्वल आता है, अपना वैल्यू रखेंगे E की Q अपॉन A एप्सिलॉन 0 डॉट Q डॉट A से A कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आता है फाई बराबर Q बट्टे A एप्सिलॉन 0। दोनों साइड का T के रेस्पेक्ट में अपन डिफरेंशिएशन करें, अवकलन करें T के सापेक्ष, तो यह है d फाई E अपॉन dt। और यहाँ 1 बट्टे एप्सिलॉन 0 तो स्थिरांक है, 1 बट्टे एप्सिलॉन 0 क्या है स्थिरांक, ये है जाओ dq बट्टे dt, है ना। dq बट्टे dt करंट है जाओ, dq बट्टे dt का जाओ करंट, id कह देंगे यहाँ पे अपन, एप्सिलॉन 0 को यह साइड में गुणा है जाओ एप्सिलॉन 0 को यह साइड में, तो id बराबर का आगा अपनो एप्सिलॉन 0 d फाई E अपॉन dt। तो यहाँ तुम्हें याद यही रखना है कि फ्लक्स फिरवा के बाद में विद्युत क्षेत्र की वैल्यू रखेंगे और अपन अवकलन करके डायरेक्टली फॉर्मूला फाइंड आउट कर लेते हैं ना। इसके बाद में एक आर त्रिज्या के बेलनाकार तार के बाहर, पृष्ठ पर और अंदर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो एक अपन बेलनाकार तार बनाते हैं और जिसमें से I करंट फ्लो हो रहा है, कितना करंट फ्लो हो रहा है I करंट यहाँ में फ्लो हो रहा है ना। यहाँ की त्रिज्या है कैपिटल R, त्रिज्या कितनी है कैपिटल R, और हमें R दूरी पे बेलन के बाहर बिंदु P लेते हैं। यहाँ पे हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करके गए हैं अपन एम्पियर को नियम यूज करेंगे। कौन को नियम यूज करेंगे एम्पियर को नियम। तो एम्पियर पथ जरूर बनाना पड़ेगा, वैसे गाउस को नियम लगाए हुए के काजे, गाउस को नियम लगाए हुए के काजे अपन गाउसी पृष्ठ बनाते हैं, क्या बनाते हैं, वैसे ही एम्पियर को नियम लगाए हुए के काजे क्या बनाते हैं एम्पियर पथ। तो अपन एम्पियर पथ बनाएंगे, यह अपना डिस्कस करके काल्पनिक वृत्ताकार एम्पियर पथ है ना। और यहाँ अल्पांश ले लेते हैं, यह अंदर की साइड में होते दोनों के दोनों, बी वेक्टर चुंबकीय क्षेत्र और डीएल वेक्टर ऊपर तो लग रहे हैं लेकिन ये रियलिटी में अंदर की साइड है ना। तो यहाँ एम्पियर को नेम हमें यहाँ तो वो यूज़ करेंगे अपन, वो होता है बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर बराबर μ0 सिग्मा ई, है ना। और जहाँ डॉट हटाइए अपन का यूज़ करेंगे कॉस थीटा, बी डी एल कॉस थीटा, बी डी एल कॉस थीटा बराबर μ0 सिग्मा आई। सिग्मा आई की वैल्यू क्या है, यहाँ आई दे रखी है तो आई लिखेंगे अपन, है ना। और थीटा यहाँ दोनों बी वेक्टर और डीएल वेक्टर की डायरेक्शन समान है, डायरेक्शन समान है तो एंगल का वो 0 डिग्री, एंगल का वो 0 डिग्री, है ना। तो बी डी एल कॉस 0, बी डी एल कॉस 0 बराबर μ0 आई, है ना। कॉस 0 को वैल्यू 1 है जाएगी, बी एम्पियर पथ पे चारों तरफ का है कांस्टेंट है बी को वैल्यू, तो बी बाहर आ जाएगी, बचेगी डीएल क्योंकि cos 0 1 है यहाँ पे बराबर μ0 आई, है ना। अब डीएल क्या है, एक एलिमेंट है तो पर्दी को, वृत्त की पर्दी को टुकड़ा तो, लेकिन ये टोटल ऐड है 2 पाई आर है, जाते कितनी आते हैं 2 पाई आर, तो बी कोष्टक में 2 पाई आर बराबर μ0 आई, है ना। हमें बी फाइंड आउट करना है तो बी आउट आ जाता है b0 आई बट्टे 2 पाई आर। और सरफेस के गए क्या करेंगे, छोटी आर की जगह पे बड़ी आर लिख देंगे, छोटी आर की जगह पे बड़ी आर लिख देंगे, तो बी सरफेस आ जाएगा μ0 आई बट्टे 2 पाई बड़ी आर, 2 पाई बड़ी आर। तो यह बेलन के बाहर और सतह पे है, हमें बेलन के अंदर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है ना। तो बेलन के अंदर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कर एक बार दोहराते अपन फिगर बनाएंगे। ये अपना बेलनाकार तार है, ठीक है, यहाँ में वही आई करंट फ्लो एरो है, टोटल अनुप्रस्थ काट ए है, या तो आई करंट फ्लो एरो है। हमें यहाँ के अंदर, यह अच्छा बनाऊँ काल्पनिक, हमें यहाँ के अंदर ही ये बिंदु P है, यहाँ चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना बिंदु P पे अंदर। तो अपन अल्पांश ले लेंगे बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर और डीएल वेक्टर, ये दो अल्पांश ले लो। बी वेक्टर यहाँ चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू शो कर रहा है और डीएल वेक्टर अल्पांश की लंबाई शो कर रहा है, दोनों की डायरेक्शन सेम है, वो भी अंदर की तरफ है ना। तो यहाँ पे अपन
एम्पीयर को नियम यूज़ करेंगे, लेकिन एम्पीयर के नियम की क्या है, एम्पीयर पथ से जो करंट फ्लो हो रहा है वो कितना, वो हमें पता होना चाहिए। तो पूरे जाते एरिया आते ये अपन नीचे जो अपना अनुप्रकाश क्षेत्रफल है नीचे आया या एरिया आते आई करंट फ्लो है, तब जब छोटे भाई एरिया आते कितना करंट फ्लो होगा वो अपन मान लेते हैं आई डैश मान लेते हैं, कितना मान लेते हैं आई डैश। तो यहाँ पे अपन द्वारा एम्पीयर को नियम यूज़ करें तो वो होता है बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर, बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर बराबर म्यू जीरो सिग्मा आई, है ना, डॉट हटाएंगे कॉस आगो बी डी एल कॉस थीटा, बी डी एल कॉस थीटा, और म्यू जीरो सिग्मा आई को माना या आई डैश, सिग्मा आई को मान कितना है आई डैश, और थीटा कितना है, यहाँ थीटा है जीरो, थीटा कितना है जीरो, तो बी डी एल कॉस जीरो, बी डी एल कॉस जीरो और म्यू जीरो आई डैश, कॉस जीरो के वैल्यूबल होते हैं और बी बाहर आ जाओ तो ये आएगा बी डी एल बराबर म्यू जीरो आई डैश, डी एल सरकमफेरेंस हो जाएगी पर्दी, तो बी टू पाई आर बराबर म्यू जीरो आई डैश। आई डैश कैसे निकालेंगे, तो यह आई डैश निकालने का तरीका है कुल धारा बट्टे कुल क्षेत्रफल, कुल धारा बट्टे इनटू जितने क्षेत्रफल में से करंट पास आउट है वो हमें फाइंड करना, वो गुणा कर देंगे, क्या कर देंगे, तो कुल धारा है आई और कुल क्षेत्रफल है पाई आर स्क्वायर अनुप्रस्थ चलो, है ना, हमें छोटे वृत्त में तो निकालना करंट कितना पास आउट है तो पाई आर स्क्वायर कर देंगे गुणा, तो यह सॉल्व करेंगे तो यह आते हैं एक आर तैयार कट जाएगी, पाई से पाई कट जाएगी, आर से एक आर कट जाएगी, देन फाइंड आउट होता है बी बराबर म्यू जीरो आई आर बटे टू पाई आर स्क्वायर, टू पाई आर स्क्वायर, यह बेलन के अंदर चुंबकीय क्षेत्र निकल आता है ना। या के बाद में अगली हेडिंग है प्रणालिका के अंदर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के सूत्र की उत्पत्ति। तो पहले अपन प्रणालिका को चित्र बनाएंगे, इस तरीका से अपन आदर्श प्रणालिका को चित्र बनाते हैं, ठीक है ना। यहाँ नीचे क्रॉस लगाते हैं और ऊपर क्या लगाते हैं डॉट, पर ये सर्किल ऊपर और नीचे बराबर ही होते हैं। यहाँ चुंबकीय क्षेत्र का खींच देंगे अंदर, सरल समांतर रेखाएं होती हैं, ठीक है। तो ये अपनी आदर्श प्रणालिका है, हमें इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, प्रणालिका के बाहर तो चुंबकीय क्षेत्र जीरो ही होता है, फिक्स है पहले से ही, है ना। तो अपन एम्पीरी पथ बनाएंगे, यहाँ में चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करेंगे, यह अपन एल भुजा को बंद वर्गाकार एम्पीरी पथ मान लेते हैं, ठीक है ना। या अपन नाम दे लेंगे पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस, ठीक है ना। मान लेते माना प्रणालिका की इकाई लंबाई में फेरे स्मॉल है, माना प्रणालिका की इकाई लंबाई में फेरे, इकाई लंबाई में फेरे कितने हैं, फेरे स्मॉल एन हैं, तथा प्रणालिका में आई धारा बह रही है, प्रणालिका में आई धारा बह रही है, ठीक है ना। इतना हमने मान लिया है, ठीक है ना। तो या के बाद अपन एम्पीरी पथ बना लो, तो चारों साइड पे अपन अल्पांश लेंगे। एम्पीरी पथ में चार साइड है ना अपनी, यह पहला अल्पांश, फिर दूसरा अल्पांश और तीसरा अल्पांश और चौथे अल्पांश, है ना। चार अल्पांश लें और यहाँ चुंबकीय क्षेत्र है बी वेक्टर, ठीक है ना। तो चारों साइड के गए अपन बी डी एल लिखेंगे चार बार, एम्पीयर को नियम यूज़ करेंगे तो बी डी एल बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर, फिर दोबारा से बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर, चार साइडों के लिए, है ना, बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर, ये चार टाइम लिखते हैं, पी क्यू के लिए, क्यू आर के लिए, आर एस के लिए और एस पी के लिए, है ना, बराबर म्यू जीरो सिग्मा आई। अब यहाँ पे जो अपनी पी क्यू भुजाएं वो प्रणालिका से बाहर है, कौन सी भुजाएं, पी क्यू भुजा प्रणालिका से बाहर है, और क्यू आर और एस पी चुंबकीय क्षेत्र के साथ लंबवत हैं, ठीक है ना। तो ये तीन साइड अपनी कैंसल आउट हो जाएंगी, निरस्त हो जाएंगी, क्या हो जाएंगी, निरस्त। एक बार अपन पहले अपन पी क्यू भुजाएं आउट करते हैं, फिर उनमें एंगल डाल के वो आउट हो जाएंगी, अपनी बचेगी कौन सी, आर एस साइड बचता है, कौन साइड बचते हैं, आर एस, वहाँ एंगल 0 डिग्री, वहाँ एंगल कितना है 0, तो अपन डायरेक्टली लिख लेते हैं आर एस के बारे में, बस आर एस वह कौन सा टर्म है, ये टर्म यूज़ करेंगे बी डी एल कॉस जीरो, बी डी एल कॉस जीरो और म्यू जीरो सिग्मा आई, है ना। अपन डायरेक्टली लिखते हैं पी क्यू के लिए बी नहीं है, चुंबकीय क्षेत्र 0 है, क्यू आर और एस पी के लिए, क्यू आर व एस पी के लिए थीटा कितना है 90 डिग्री है। तो ये तीन साइड कैंसिल हो गई, बची कौन सी है, आर एस, कौन सी बची है, आर एस। तो यहाँ यूज़ करेंगे बी डी एल कॉस थीटा, और ये आर एस साइड है बराबर म्यू जीरो सिग्मा आई, है ना।
थीटा दे रखा है 0 डिग्री, तो बी डी एल कॉस जीरो, बी डी एल कॉस जीरो बराबर म्यू जीरो सिग्मा आई, है ना। कॉस जीरो की वैल्यू 1 होते है, बी बाहर आ जाओ तो डी एल बचेगो बराबर म्यू जीरो सिग्मा आई, है ना। यहाँ पे डी एल क्या है, एक अल्पांश तो भुजा में जो लय हो तो, लेकिन समाकलन थे संपूर्ण भुजा की लंबाई बन जाएगी एल, क्योंकि भुजा में एक छोटा टुकड़ा डी एल है, तो अब पूरी भुजा अल्पांश डी एल जुड़ जाएंगे तो पूरी भुजा की लंबाई आ जाएगी एल, तो बी आ जाएगा बी एल, है ना। अब सुनो म्यू जीरो लिख लेंगे। सिग्मा आई की बात करें अपन, तो प्रणालिका की इकाई लंबाई में फेराएं स्मॉल एन, प्रणालिका की इकाई लंबाई में फेरा कितने हैं, स्मॉल एन फेराएं इकाई लंबाई में, ठीक है ना। अब अपन बात करें इकाई लंबाई में फेरा, हमने पता है ना, हमें कितनी लंबाई में फेरा चाहिए, हमें चाहिए एल लंबाई में, तो एल लंबाई में एन एल, एक फेरा थे आई धरा तो एन एल थे एन एल आई, तो कुल मिला के सिग्मा आई को मान मिल जाता है या एन एल आई, है ना। एल से एल कैंसिल हो जाएगी तो बी बराबर म्यू जीरो एन आई, ठीक है ना। ये प्रणालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र आ जाते हैं। यहाँ अपन स्मॉल एन है सॉल्व कर सकते हैं, यदि अपन ने पता हो प्रणालिका में कुल फेरा कितने है और प्रणालिका की लंबाई कितनी है। मान लेते हैं प्रणालिका के अंदर कुल फेरा बड़ी एन है और लंबाई एल है, तो बी बराबर आ जाता है म्यू जीरो एन बटे एल और आई। ये इस प्रकार से या सीमित लंबाई की और या अनंत लंबाई की प्रणालिका का चुंबकीय क्षेत्र आ जाते हैं ना। अब फैराडे का प्रथम नियम, तो फैराडे ने 2 नियम बनाए थे, प्रथम नियम और द्वितीय नियम के नाम से उन्हें जानते हैं अपन। फैराडे का प्रथम नियम ये बताता है कि कोई कुंडली है या बंद पथ है, वहाँ के अंदर जो विद्युत वाहकबल उत्पन्न हो रहे हैं वो क्यों उत्पन्न हो रहे हैं। तो फैराडे ने प्रथम नियम बोलते हैं कि जब जब किसी कुंडली या लूप से निकलने वाले चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जब किसी कुंडली या लूप से निर्गत चुंबकीय फ्लक्स के मानो क्या होता है, परिवर्तन होता है, तब उसमें क्या उत्पन्न हो जाता है, प्रेरित विद्युत वाहकबल और प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न हो जाते हैं। यानी फाई चेंज होना, फाई क्या होना, चेंज होना कॉज है, CAUSE कॉज। किसका कॉज है, ई जनरेट होने का, विद्युत वाहकबल उत्पन्न होने का, ठीक है ना। ई उत्पन्न होने का कारण है, ई उत्पन्न, ई मतलब विद्युत वाहकबल है, ई क्या है या विद्युत वाहकबल, यानी ई उत्पन्न होने का कारण क्या है, फ्लक्स में चेंज, चुंबकीय फ्लक्स में चेंज। किसी बंद पथ से निर्गत जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तब उसमें अपने आप क्या उत्पन्न हो जाता है, प्रेरित विद्युत वाहकबल और प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाते हैं। ये पहला नियम है। दूसरा नियम, कितना विद्युत वाहकबल उत्पन्न होगा उसके मान को बताता है कि किसी कुंडली में उत्पन्न विद्युत वाहकबल का मान उस कुंडली से निर्गत चुंबकीय फ्लक्स के मान में होने वाले परिवर्तन की दर के बराबर होता है। किसी कुंडली में उत्पन्न विद्युत वाहकबल का मान उस कुंडली से निर्गत चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। यदि कुंडली में n फेरे दे रखे हैं तो n गुना बढ़ जाएगा विद्युत वाहकबल, E बराबर माइनस के n d∅dt, या माइनस लेंस के नियमानुसार लगाते हैं जो उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहकबल की दिशा को व्यक्त करती है ना। किरचॉफ के नियम, किरचॉफ ने भी 2 नियम बनाए थे, प्रथम और द्वितीय नियम, ठीक है ना। किरचॉफ के प्रथम नियम को अपन संधि नियम भी कहते हैं या धारा का नियम भी कहते हैं। ये नियम बताता है कि सर्किट में किसी जंक्शन पर, संधि बिंदु पर, विद्युत परिपथ में किसी संधि बिंदु पर आने वाली विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग और संधि बिंदु से जाने वाली विद्युत धाराओं का योग बराबर होता है। यानी किसी संधि बिंदु पर विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। विद्युत परिपथ में किसी संधि बिंदु पर विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग कितना होता है, 0। यह आवेश संरक्षण के नियम पर आधारित है। किस पर आधारित है, आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है किरचॉफ का द्वितीय नियम। तो यह नियम किसी बंद लूप में अप्लाई होता है। कहाँ अप्लाई होता है, जब किसी बंद लूप में सेल जुड़े हों बहुत सारे या बैटरियाँ जुड़ी हों, ठीक है ना, और प्रतिरोधक जुड़े हों, तब यह अपन नियम यूज़ करते हैं वहाँ पे। तो ये नियम क्या कहता है कि किसी प्रतिरोधक और विद्युत बैटरियों से युक्त, प्रतिरोधकों और सेलों से युक्त या बैटरियों से युक्त, जब प्रतिरोधकों एवं सेलों से युक्त किसी बंद लूप में चारों ओर व्यय में परिवर्तन होगा, बीजगणितीय योग होता है वो 0 होता है। किसी प्रतिरोधकों और सेलों से युक्त किसी बंद लूप में, प्रतिरोधकों और सेलों से युक्त किसी बंद लूप में चारों ओर व्यय में परिवर्तनों का बीजगणितीय योग 0 होता है। पहला स्टेटमेंट ऐसे अपन बोल सकते हैं, इससे ही अपन दूसरे शब्दों में ऐसे भी बोल सकते हैं कि बंद लूप में जिसमें सेल जुड़े हैं, प्रतिरोधक जुड़े हैं, तो सेलों के
विद्युत वाहक बलों का बीजगणितीय योग, सेलों के विद्युत वाहक बलों का प्रतिरोधकों पर उत्पन्न विभवांतरों के बीजगणितीय योग के इक्वल होता है। सिग्मा आई आर क्या है? प्रतिरोधकों पर उत्पन्न विभवांतरों का बीजगणितीय योग, जो तार हैं उन तारों पर कितना कितना विभवांतर उत्पन्न हो रहा है उनका बीजगणितीय योग है। और सिग्मा ई क्या है? सेलों के विद्युत वाहक बलों का बीजगणितीय योग। तो सिग्मा आई आर बराबर सिग्मा ई या डेल्टा सिग्मा डेल भी बराबर 0 ऐसे भी कह सकते हैं ना। तो ये आवेश वो ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित होता है। किस पर आधारित है? ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है ना। स्थिर वैद्युतिकी से संबंधित गाउस का नियम, गाउस का नियम तो तुम्हें याद है, फ्लक्स का मान किसी बंद पृष्ठ से निर्गत कुल फ्लक्स का मान उस बंद पृष्ठ में परिबद्ध आवेश के 1/ε0 गुने के बराबर होता है ना। चुंबकत्व से संबंधित गाउस नियम, किसी बंद पृष्ठ से निर्गत कुल चुंबकीय फ्लक्स सदैव कितना होता है? 0 होता है। क्या होता है? 0। स्वप्रेरकत्व को विद्युत का जड़त्व क्यों कहते हैं? स्वप्रेरकत्व को विद्युत का जड़त्व क्यों कहते हैं? तो इसका आंसर क्या होता है? हमें पता है कि जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल वो परिपथ में धारा परिवर्तन का क्या करता है? विरोध करता है। इसी कारण स्वप्रेरकत्व को विद्युत का जड़त्व कहते हैं। इसी कारण स्वप्रेरकत्व को क्या कहते हैं? विद्युत का जड़त्व कहते हैं ना। प्रेरित विद्युत वाहक बल परिपथ में धारा परिवर्तन का विरोध करता है। प्रेरित विद्युत वाहक बल परिपथ में किसका विरोध करता है? इसीलिए स्वप्रेरकत्व को क्या कहते हैं? विद्युत का जड़त्व कहते हैं ना। अगला क्वेश्चन अपना, विद्युत आवेश की निश्चरता का अर्थ समझाना है हमें। विद्युत आवेश की निश्चरता का, तो विद्युत आवेश की निश्चरता से क्या तात्पर्य होता है? हाँ नहीं हाँ ये ठीक है। विद्युत आवेश का मान वस्तु के वेग पर निर्भर नहीं करता है। अर्थात जब वस्तु स्थिर अवस्था में तब उस पर जो आवेश होगा उतना ही आवेश गतिशील अवस्था में रहता है, उसके मान में कोई वेग से चेंज नहीं होता है। विद्युत आवेश वस्तु के वेग पर निर्भर नहीं करता है, इससे विद्युत आवेश की निश्चरता कहते हैं ना। इसके बाद है विद्युत बल रेखा एकाएक टूट नहीं सकती। ये विद्युत बल रेखाएं यहाँ हमने कैंसिल कर दी, कट कर दी है, लेकिन ऐसा हो ना सकत। क्यों ना हो सकत? क्योंकि यदि ये किसी बिंदु पर टूटेंगी तो उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान 0 होगा, जो कि असंभव है। जो क्या है? असंभव है। दो विद्युत बल रेखाएं परस्पर काटती नहीं है, क्यों? तो या वो आंसर है कटान बिंदु और विद्युत क्षेत्र की 2 दिशाएं हो जाती हैं, जो कि असंभव है। ठीक है ना। सेम ये है नीचे वाला क्वेश्चन, दो चुंबकीय क्षेत्र का परस्पर काटती क्यों नहीं है? क्योंकि कटान बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की 2 दिशाएं हो जाती हैं, जो क्या है? असंभव है ना। अगला क्वेश्चन है, दो समव्यय पृष्ठ आपस में काटते नहीं है, क्यों? तो दो समव्यय पृष्ठ आपस में काटेंगे तो कटान बिंदु पर विभव के 2 मान हो जाएंगे। कटान बिंदु पर विभव के कितने मान हो जाएंगे? 2 मान हो जाएंगे, जो क्या है? असंभव है। अब है पथांतर और कलांतर का अनुपात और संबंध। तो पथांतर और कलांतर में जो संबंध होता है वो होता है डेल फाई बराबर 2π/λ इंटू डेल्टा एक्स होता है। अब अनुपात हमें फाइंड आउट करना है, तो ये इधर डिवाइड देंगे तो डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा फाई इक्वल आ जाएगा, इधर जाके ये उल्टा ही आ जाएगा, तो λ/2π। इस प्रकार से ये रेशियो फाइंड आउट हो जाता है पथांतर कलांतर को। जो पूछे हुआ तरीका आते पर लिखेंगे, है ना। आदर्श विद्युत द्विध्रुव और बिंदु द्विध्रुव। आदर्श द्विध्रुव, तो ऐसा द्विध्रुव जिसके आवेशों के परिमाण अति उच्च, कोष्टक में लिखेंगे Q टेंड्स टू अनंत, है ना, तथा आवेशों के मध्य की दूरी अति अल्प, कोष्टक में लिखेंगे 2a अग्रसर है 0 की तरफ। तब ऐसे द्विध्रुव को क्या कहते हैं अपन? आदर्श द्विध्रुव या बिंदु द्विध्रुव कहते हैं। इसके एग्जाम्पल HCl है, NaCl है, ठीक है ना। ये एग्जाम्पल है विद्युत द्विध्रुव की, ठीक है ना। इसके बाद है बिंदु आवेश, याद है? ऐसी वस्तु है जिनका आकार उनकी मध्य की दूरी की तुलना में अत्यल्प होता है। ऐसी आवेशित वस्तु है, ऐसी जिनका आकार उनके मध्य की दूरी की तुलना में नगण्य हो, बहुत कम हो, है ना। जैसे बहुत सारी आवेशित वस्तु है, ठीक है ना। तो इनका जो आकार है इनके बीच की दूरी की तुलना में बहुत कम हो, तो इन वस्तुओं को अपन बिंदु आवेश कहते हैं, है ना। इसके बाद है परीक्षण आवेश और स्रोतावेश। तो अल्पमान का धनावेश जो विद्युत क्षेत्र में विद्युत बल अनुभव करता है उसे परीक्षण आवेश कहते हैं, ठीक है ना। स्रोतावेश की बात करें तो उच्च मान का वह आवेश जो अपना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है उसे स्रोतावेश कहते हैं। समव्यय पृष्ठ
विद्युत क्षेत्र में स्थित वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है। विद्युत क्षेत्र में स्थित वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव कैसा होता है, समान होता है, उसे समव्य पृष्ठ कहते हैं। अब हमें समव्य पृष्ठ बनाने हैं बिंदु आवेश के लिए। तो बिंदु आवेश के लिए सब सकेंद्रीय गोले होते हैं। क्या होते हैं? ये वृत्त लग रहे हैं लेकिन वृत्त नहीं है, ये गोले हैं ना। और जैसे जैसे दूर जाते हैं ना विभव का मान घटता है, V1 V2 V3। तो यहाँ सबसे मैक्सिमम वैल्यू होगी V1 की, उससे छोटा होगा V2, उससे भी छोटा V3, ठीक है ना। तो ये पहला समय पृष्ठ था, ये दूसरा, ये तीसरा, 3 समय पृष्ठ बनाए, कितने भी बन सकते हैं। लेकिन यहाँ ये गोले क्यों बनाए हैं, तो इसका आंसर है B बराबर होता है KQ/R। Q पहले से फिक्स है, R फिक्स हमें करना है ताकि विभव नियत हो जाए। विभव क्या हो जाए, और R नियत करने के लिए हमें या तो वृत्त लेना पड़ेगा या गोला लेना पड़ेगा। लेकिन वृत्त 2D की डिजाइन है ना, तो विभव 3D में जनरेट होता है। तो अपन 3D की इमेज जिसमें R समान वो क्या होती है, गोला होती है। इसीलिए हमने यहाँ सकेंद्रीय गोले बनाए। क्या बनाए? सकेंद्रीय गोले, ताकि R नियत हो जाए, है ना। R नियत होने पर, Q नियत होने पर K नियत होता ही है, तो V क्या हो जाता है, नियत। तो अपन कह सकते हैं बिंदु आवेश के लिए समव्य पृष्ठ सकेंद्रीय गोले होते हैं और इन गोलों के केंद्र पर बिंदु आवेश स्थित होता है, ठीक है ना। 2 सजातीय आवेशों के लिए समव्य पृष्ठ बनाने हैं। तो पहला प्लस आवेश, दूसरा प्लस आवेश, या दोनों माइनस बना सकते हैं। इनमें हमें पता है रिपल्सन होगा, प्रतिकर्षण होगा। प्रतिकर्षण होने के लिए हमें शो करना होगा कि गोल जो समव्य पृष्ठ हैं दोनों के लिए सकेंद्रीय गोले बनेंगे, लेकिन उनके बीच में स्पेस हो ताकि हमें ऐसा फील हो कि ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? रिपेल, ठीक है ना। तो इस प्रकार से बनाते हैं। दोनों आवेशों के मध्य में स्पेस रखना होता है हमें। इससे ऐसा फील हो रहा है दोनों प्लस एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं ना। अगला है 2 विजातीय आवेश या द्विध्रुव के लिए समय पृष्ठ। तो विजातीय आवेश एक प्लस का आवेश होगा, एक माइनस का होगा। इनमें अट्रैक्शन फोर्स होगा। क्या होगा? अट्रैक्शन फोर्स। तब एक दूसरे के पास आना चाहेंगे, तो इनके बीच की दूरी कम होनी चाहिए। इनके बीच की दूरी क्या होनी चाहिए? कम। तो यहाँ समय पृष्ठ इस प्रकार से बनाते हैं। ठीक है, यहाँ दूरी कम है और यहाँ पे दूरी क्या थी? ज़्यादा थी, ठीक है ना। अब एक समान विद्युत क्षेत्र के लिए समय पृष्ठ। तो एक समान विद्युत क्षेत्र को अपन समांतर विद्युत बल रेखाओं से शो करते हैं। समांतर विद्युत बल रेखाएं इस प्रकार से, यह एक समान विद्युत क्षेत्र है। हम समव्य पृष्ठ बनाना चाहते हैं, तब यहाँ पर अपन विद्युत क्षेत्र के लंबवत पृष्ठ बनाते हैं। विद्युत क्षेत्र के क्या बनाते हैं? लंबवत पृष्ठ, जिन पर विभव समान होता है, लेकिन विद्युत क्षेत्र की दिशा में जाने पर विभव घट जाता है। यानी यहाँ पर V1, इस पहला जो समय पृष्ठ है इस पर हर प्रत्येक बिंदु पर विभव हर जगह कितना होगा? V1 होगा, समान होगा। लेकिन आगे जाएंगे दूसरा समय पृष्ठ हमें मिलता है सेकंड वाला, इस पर विभव कम होगा, लेकिन होगा प्रत्येक बिंदु पर समान, होगा प्रत्येक बिंदु पर समान, ठीक है ना। तो एक समान विद्युत क्षेत्र के लिए समय पृष्ठ क्या होते हैं? विद्युत क्षेत्र के लंबवत पृष्ठ होते हैं। एकल धनावेश के लिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं। एकल धनावेश, तो Q > 0, यानी धनावेश है तो 0 से बड़ा आवेश होगा। 0 से बड़ा आवेश होता है तब विद्युत बल रेखा त्रिज्यता बाहर होती हैं। त्रिज्यता कहाँ होती हैं? बाहर, लंबवत बाहर निकलती हैं आवेश में से, ठीक है ना। एकल ऋणावेश के लिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं, तो हाँ ये 0 से छोटा होता है। एकल ऋणावेश बोला है तो 0 से छोटा आवेश होता है। इसके लिए त्रिज्यता अंदर होती हैं। त्रिज्यता कहाँ होती हैं? अंदर, आवेश की तरफ। ये अनंत से शुरू होती हैं और ऋणावेश पर समाप्त होती हैं। अनंत से शुरू होती हैं और कहाँ समाप्त होती हैं? ऋणावेश पर। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, तो विद्युत द्विध्रुव क्या होता है? पेयर होता है चार्ज का, +Q और -Q होता है इसमें, है ना। और बीच की दूरी अत्यल्प होती है, जिसे अपन 2a से शो करते हैं। यहाँ जो द्विध्रुव आघूर्ण होता है वो होता है एक आवेश का परिमाण और बीच की दूरी का गुणनफल, द्विध्रुव आघूर्ण होता है। इसे वेक्टर में लिख सकते हैं, P वेक्टर बराबर Q गुणा 2a वेक्टर, ठीक है ना। ये सदिश राशि होती है, इसकी दिशा -Q से +Q की ओर होती है, -Q से +Q की ओर होती है। और इसका मात्रक होता है कूलम × मीटर। एक अन्य मात्रक डेवाई होता है। अन्य मात्रक क्या होता है? डेवाई होता है। इसकी विमा होती है A1T1L1, A1T1 L1, है ना, ये विमा होती है। क्षण चुंबक का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, तो क्षण चुंबक क्या होती है अपनी? इस टाइप की होती है। इसमें 2 ध्रुव होते हैं, N और S, दोनों की प्रबलता M होती है। बीच की दूरी अपन 2L मान लेते हैं। तब जो चुंबकीय आघूर्ण होता है वो होता है एक ध्रुव की प्रबलता और दोनों ध्रुवों के मध्य की लंबाई 2L। तो इसका मात्रक होता है एम्पीयर × मीटर स्क्वायर, एम्पीयर × मीटर स्क्वायर। और ये सदिश राशि है। कैसी राशि है? सदिश दिशा होती है S से N की ओर, S से N की ओर। विमा भी निकाल सकते हैं मात्रक से अपन, है ना।
कुंडली का चुंबकीय आघूर्ण या लूप का चुंबकीय आघूर्ण होता है कैपिटल M बराबर NIA, ठीक है ना। यहाँ डायरेक्शन एक के साथ में होती है M की, जिस दिशा में A की डायरेक्शन होगी उस दिशा में M की डायरेक्शन होगी। A की डायरेक्शन कैसे डिसाइड करते हैं, यहाँ दक्षिणास्थ अंगुष्ठ नियम लगाते हैं। जैसे कि मैंने सर्कल बनाया है जिसमें I करंट फ्लो हो रहा है, तो अपन दाहिने हाथ को इस प्रकार से रखेंगे कि अपनी उंगलियां एरो के साथ हों, तब हमारा अंगूठा ऊपर की ओर होता है, तब यह अंगूठा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करता है। जिस दिशा में चुंबकीय क्षेत्र होता है उसी दिशा में कौन होता है, A वेक्टर होता है, उसी दिशा में M वेक्टर होता है। तीनों की डायरेक्शन समान होती है, ठीक है ना। कक्षीय इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण, तो इलेक्ट्रॉन जब नाभिक के चारों ओर वृत्ति गति करता है तब इलेक्ट्रॉन की विपरीत दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित होगी, अतः उसकी कक्षा एक धारावाही लूप की तरह व्यवहार करेगी, क्योंकि उस कक्षा में इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है तो करंट भी फ्लो होगा, फ्लो। तो कुल मिला के जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है तब उसकी कक्षा एक धारावाही लूप की तरह व्यवहार करती है। और लूप का चुंबकीय आघूर्ण हम सबको आता है, लूप का चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है, M बराबर NIA। अब एक कक्षा है तो N की वैल्यू 1 है ना, और I होता है Q/T। I क्या होता है, Q/T। Q की वैल्यू कौन है, इलेक्ट्रॉन है, और टाइम एक चक्कर का क्या होता है, कैपिटल T होता है। A उस कक्षा का एरिया होगा πr², ठीक है ना। तब M बराबर आता है, N की वैल्यू रखेंगे 1, I की वैल्यू E/T इंटू πr², है ना। और T बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। समय बराबर क्या होता है, तो दूरी एक चक्र की 2πr अपॉन चाल कितनी है v। तो ये T की वैल्यू इसमें T की जगह पर रखेंगे ना, तो M बराबर आएगा 1/2 EVR। ये 5 पार्ट में प्रतिचुंबकीय पदार्थ की व्याख्या में यूज होते हैं, क्योंकि प्रतिचुंबकीय पदार्थ में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, जोड़ा में होते हैं, सब कितने होते हैं, जोड़ा में। और विपरीत दिशा में चक्कर लगाते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन को 1/2 EVR, दूसरे इलेक्ट्रॉन को 1/2 EVR, दोनों के चुंबकीय आघूर्ण निरस्त हो जाते हैं, तो टोटल M 0 आते हैं। लेकिन जब अपन प्रतिचुंबकीय पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में रख देते हैं तो इनके ऊपर जो बल लगाते हैं उन बलन के वजह से उनकी वेग में डिफरेंस आ जाता है, फिर M नष्ट ना हो। लेकिन जो भी चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होते हैं वो लगाए गए चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में उत्पन्न होते हैं, इसीलिए वे प्रतिकर्षित होते हैं, है ना। यह अपन थोड़े अगली वीडियो में एक्सप्लेन कर लेंगे अच्छी तरीके से। तो यह के बाद है चुंबकशीलता कहते बोलते हैं किसी पदार्थ में से चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुजरने की क्षमता को क्या कहते हैं, चुंबकशीलता या चुंबकीय पारगम्यता, एक ही बात होता है। चुंबकशीलता या चुंबकीय पारगम्यता, किसी माध्यम में से चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के पार गुजरने की क्षमता को क्या कहते हैं, उस माध्यम की चुंबकशीलता कहते हैं। इसे μ0 से दर्शाते हैं, हवा के लिए इसे μ0 से दर्शाते हैं, माध्यम के लिए μm से, और हवा या निर्वात के लिए μ0 से शो करते हैं। इसका मान फिक्स होता है 4π × 10⁻⁷ वेबर/एम्पीयर/मीटर, ठीक है ना। अब है आपेक्षिक चुंबकशीलता या आपेक्षिक चुंबकीय पारगम्यता, तो ये होता है μr बराबर μm/μ0। ये एक मात्रकहीन और विमाहीन राशि है। इसके बाद है परावैद्युतांक, है ना, चैप्टर फर्स्ट से। तो दो आवेश है अपने पास Q1 और Q2, बीच की दूरी r है, बीच में हवा या निर्वात है शुरुआत में, तब बल आता है F0 बराबर K Q1 Q2 अपॉन r²। K की वैल्यू अपन ओपन कर सकते हैं 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r²। लेकिन ये जो फोर्स होता है F, ये मैक्सिमम फोर्स होता है जब हवा या निर्वात होती है तब सिचुएशन में, ना। लेकिन यहाँ हवा की जगह पर अपन अदर मीडियम यूज़ करें Q1 और Q2 के मध्य में, तब बल घट के आता है, उसे अपन Fm से शो करते हैं। Fm बराबर आता है 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r², ठीक है ना। डिवाइड लगाने पर हमें क्या फाइंड आउट होता है, εr बराबर आता है F0/Fm, ये तो है ही, डिवाइड लगाने एम ये आता है εm/ε0, है ना, डिवाइड लगाने पर। तो ये भी एक मात्रकहीन विमाहीन राशि है, लेकिन ये टर्म यूज बहुत जगह होता है, सबसे ज़्यादा यूजफुल है, क्योंकि εr बराबर εm/ε0 क्रॉस मल्टीप्लाई है। जब भी अपन माध्यम की डिस्कस करते हैं तब यह यूज करते हैं। εr धातु के गाय अनंत होते हैं, εr धातु के गाय का होते हैं अनंत। अब
अंडूड एलसी का मात्रक और विमा 1/LC, तीनों के तीनों सेम है लगभग लगभग। हम जानते हैं जो अनुनादी परिपथ होता है उसमें अनुनादी आवृत्ति होती है कोणीय आवृत्ति 1/LC, और ये अनुनादी आवृत्ति है कोणीय आवृत्ति है, कौन सी आवृत्ति है? कोणीय आवृत्ति। इसका मात्रक होता है रेडियन/सेकंड, रेडियन/सेकंड। रेडियन की कोई विमा नहीं होती, सेकंड की विमा निकालेंगे 1 सेकंड की, और T-1 आती है, कितनी आती है? तो इसका उल्टा ऊपर दे रखा है, तो मात्रक हो जाएगा सेकंड/रेडियन और विमा हो जाएगी प्लस के T1, है ना? सही बात है कि नहीं सही बात है? R/L ये भी होता है ω2 - ω1 बराबर R/L। तो ओमेगा मतलब कोणीय आवृत्ति, मात्रक सेम हुआ रेडियन/सेकंड, रेडियन/सेकंड, ठीक है ना? अब ये जितने भी मैंने यहाँ लिखे हैं टर्म लिखे हैं ω/K, ये वाला ये सब के सब प्रकाश की चालें या विद्युत चुम्बकीय तरंग की चाल के सूत्र हैं, विद्युत चुम्बकीय तरंग के चाल के सूत्र हैं। तो V बराबर अपन ω/K लिख लेवे, λ/T लिख लेवे, या 1/μ0 ε0 लिख लेवे, है ना? इन सबन को मात्रक होता है मीटर/सेकंड, और विमा निकल के कहा आ गई L1T-1, ये विमा आ जाते हैं ना। लेकिन एक टर्म होता है μr और εr, ये अपॉन में दिया हो या बिना अपॉन में दिया हो, r आ जाए, r मतलब रिफ्यूज मना कर दो, इसका ना तो मात्रक न विमा, ये अपवर्तनांक के तुल्य होते हैं। क्या के तुल्य होते हैं? अपवर्तनांक के तुल्य होते हैं। अब है उत्क्रम भंजन। तो डायोड को परिपथ में जोड़ने के दो तरीके होते हैं। डायोड को अग्र अवनति में और उत्क्रम अवनति में दो प्रकार से जोड़ते हैं, लेकिन हमें यहाँ डिस्कस करना है उत्क्रम अवनति। तो डायोड में दो भाग होते हैं, P और N। जब डायोड के P भाग को बैटरी के ऋण से और N भाग को बैटरी के धन से जोड़ देते हैं, तो डायोड उत्क्रम अवनति में कहलाता है। इस अवनति में डायोड से अल्पसंख्यक संधि के आर पार गति करते हैं, जिनके कारण परिपथ में μm कोटि की धारा बहती है। कितनी धारा बहती है? लेकिन यहाँ भंजन की बात की गई है, तो उत्क्रम अवनति में धारा बहुत कम होती है और नियत रहती है, लेकिन अचानक से बढ़ जाती है जब अपन विभव को बढ़ाते हैं। जब हम उत्क्रम अवनति में विभव को बढ़ाते हैं तब धारा प्रारंभ में तो नियत रहती है, प्रारंभ में तो कैसे रहती है, लेकिन कुछ समय पश्चात अचानक से बढ़ जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि विभव बढ़ाने से संधि स्थल पर जो बॉन्ड होते हैं, सहसंयोजी बंध होते हैं, वो टूट जाते हैं, ठीक है ना? और सहसंयोजी बंध टूटने से इलेक्ट्रॉन हॉल की उत्पत्ति हो जाती है, जैसे धारावाहक बढ़ जाते हैं, और धारावाहक बढ़ने से क्या होता है? धारागमन बढ़ जाता है। तो यहाँ पर बॉन्ड तोड़ने के उत्क्रम अवनति में दो तरीके हैं। एक तो यह है कि अपन उत्क्रम अवनति में हाई वोल्टेज की बैटरी कनेक्ट करें डायोड के साथ, तब तीव्र गति से P और N क्षेत्र के अल्पसंख्यक संधि को पार करते हैं, तब उनकी टक्कर से, इलेक्ट्रॉन और होल की टक्कर से संधि स्थल पर क्या टूट जाते हैं? सहसंयोजी बंध टूट जाते हैं, जिससे धारा बढ़ जाती है। दूसरा तरीका है जेनर भंजन में। क्या होता है कि अपन एक ऐसा PN संधि डायोड लें जिसमें डोपिंग अधिक हो, डोपिंग अधिक होने से उसमें अवक्षय परत पतली हो जाती है, तब अपन कम वोल्टेज की बैटरी उत्क्रम अवनति में लगाएं, तब भी संधि स्थल पर तीव्र विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, तीव्र विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, जिसके कारण बॉन्ड टूट जाते हैं और धारागमन बढ़ जाता है। तो यहाँ एवलांसी भंजन में टक्कर से बॉन्ड टूटते हैं, इलेक्ट्रॉन और होल की टक्कर से, ठीक है ना? यहाँ हमें बड़ी बैटरी लगानी होती है। एवलांसी भंजन में अपन उत्क्रम अवनति में कौन सी बैटरी लगाते हैं? बड़ी बैटरी लगाते हैं, तब इलेक्ट्रॉन होल की टक्कर से संधि स्थल पर बॉन्ड टूटते हैं। और जेनर भंजन में क्या होता है? हम एक स्पेशल डायोड लेते हैं जिसमें डोपिंग अधिक होती है, तब अपन कम वोल्टेज की बैटरी उत्क्रम अवनति में जोड़ें, तब वहाँ संधि स्थल पर कम वोल्टेज की बैटरी होने पर भी तीव्र विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। संधि अवक्षय परत पर तीव्र विद्युत क्षेत्र होने से क्या होता है? बॉन्ड टूट जाते हैं और धारा बढ़ जाती है। वैसे ये दोनों टॉपिक है ही नहीं अपने में, है ना? केवल उत्क्रम भंजन है। तो अपन उत्क्रम भंजन ऐसे बोलेंगे कि उत्क्रम अवनति में जब विभव का मान बढ़ाते हैं तो एक ऐसी स्थिति आती है, जब धारा अचानक तेजी से बढ़ने लगती है। इस घटना को उत्क्रम भंजन कहते हैं, और जिस विभव पर यह घटना घटित होती है उसे भंजन विभव कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? भंजन विभव। अब तात्विक अर्धचालक, तो यहाँ एग्जाम्पल लिखने हैं, मेंशन करने हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम। कार्बनिक और अकार्बनिक और बहुलक, ये तीन तरह के यौगिक होते हैं। तो अकार्बनिक में आते हैं इंडियम फॉस्फेट, गैलियम आर्सेनाइड, कैडमियम सल्फाइड, ये बहुत हैं, इतने सारे हैं ना। इसके बाद है कार्बनिक, तो एक तो एंथ्रासिन और मादित थैलोसियानिस, थैलो है कि थैलो है? थैलोसियानिस, थैलो है, थैलोसियानिस, जो भी है देख लेंगे ना। बहुलक
पॉलीपायरोल, पॉलीपायरोल, पॉलीएनिलीन, पॉलीएनिलीन। तुम सगन में थे ऐसा ना पता थैलोसियानिस है कि थैलो है? थैलो है, ठीक है ना। इसके बाद है वर्जित ऊर्जा अंतराल के आधार पर, वर्जित ऊर्जा अंतराल के आधार पर चालक को चालक और अर्धचालक का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन करना है यहीं पे। सही है। तो यहाँ पे चालक की बात करें अपन, चालक की, तो ऐसे ठोस पदार्थ, ऐसे ठोस पदार्थ जिनमें संयोजी बैंड और चालन बैंड परस्पर अतिव्यापित होते हैं, ऐसे ठोस पदार्थ जिनमें संयोजी बैंड और चालन बैंड क्या होते हैं? परस्पर अतिव्यापित होते हैं, अर्थात वर्जित ऊर्जा अंतराल शून्य होता है। वर्जित ऊर्जा अंतराल कितना होता है? गैप नहीं होता है दोनों बैंडों के मध्य में, उन्हें बोलते हैं अपन चालक पदार्थ। दूसरा है अर्धचालक, ऐसे ठोस पदार्थ जिनमें संयोजी बैंड पूर्णतः इलेक्ट्रॉनों से भरा होता है और चालन बैंड पूर्णतः रिक्त होता है, लेकिन वर्जित ऊर्जा अंतराल का मान कितने से कम होता है? 3 eV से कम होता है, उसे बोलते हैं अर्धचालक पदार्थ। और ऐसे ठोस पदार्थ जिनकी बैंड संरचना अर्धचालकों के समान होती है लेकिन वर्जित ऊर्जा अंतराल 3 eV से अधिक होता है, उन्हें क्या बोलते हैं? कुचालक पदार्थ। कला सम्मत प्रकाश स्रोत, ऐसे दो प्रकाश स्रोत, ऐसे दो जिनसे उत्सर्जित तरंगों के मध्य कलांतर शून्य हो या समय के साथ नियत हो, उन्हें बोलते हैं अपन कला सम्मत प्रकाश स्रोत। एग्जाम्पल है सोडियम लैंप, सोडियम लैंप और लेजर प्रकाश स्रोत, लेजर प्रकाश स्रोत, ठीक है ना। ये आगे बात है व्यतिकरण और विवर्तन में अंतर। तो पहला तीव्रता के आधार पर अपन डिसाइड कर देंगे ना कि व्यतिकरण में जितनी चमकीली फ्रिंज बनती हैं, व्यतिकरण में जितनी चमकीली, उन सभी की तीव्रता समान होती है, और विवर्तन में केंद्रीय फ्रिंज की तीव्रता अन्य उच्चिष्टों की तुलना में अधिक होती है। ये अपना पहला डिफरेंस है गया। दूसरा, ये जनरेट कैसे होता है? एक चौड़ाई को अंतर है, 3 अंतर दिखाए हैं मैंने, है ना। तो दूसरे बार अपन बात करें जनरेट कैसे होता है, तो व्यतिकरण स्लिट S1 व S2 से उत्पन्न तरंगों के अध्यारोपण से होता है, तरंगों के अध्यारोपण से होता है, ठीक है। और विवर्तन एकल झिरी में उपस्थित प्रत्येक बिंदु से, एकल झिरी में उपस्थित प्रत्येक बिंदु से उत्पन्न सतत तरंग प्रवाह के अध्यारोपण से होता है, प्रत्येक बिंदु से उत्पन्न सतत तरंग परिवार के अध्यारोपण से होता है। मेलस का नियम, मेलस का नियम 2 पोलराइडों से निर्गत प्रकाश की तीव्रता के संदर्भ में यूज होता है। पहला पोलराइड क्या कहलाता है? ध्रुवक, और दूसरा पोलराइड क्या होता है? विश्लेषक। और यहाँ तीव्रता कितनी होगी, इस संदर्भ में ये नियम यूज होता है, तीव्रता को बताता है। किसे बताता है? कि किसी पोलराइड, किसी ध्रुवक व विश्लेषक से, किसी ध्रुवक व निर्गत तीव्रता का मान, निर्गत प्रकाश की तीव्रता का मान, ध्रुवक और विश्लेषक से कोई प्रकाश किरण निर्गत हो रही है ना, तब उसकी तीव्रता कितनी होगी? तो दोनों के अक्षों के मध्य, दोनों के ध्रुवक और विश्लेषक के अक्षों के मध्य जो कोण बन रहा है, जैसे कि यहाँ पे ये लाइन ऐसे है, यहाँ ये ऑब्लिक टाइप है, तो एंगल थीटा हुआ, लाइनों के बीच में कितना एंगल हुआ? थीटा। तो ध्रुवक और विश्लेषक के अक्षों के मध्य बने कोण की कोज्या के वर्ग के समानुपाती होती है। ध्रुवक व विश्लेषक से निर्गत प्रकाश की तीव्रता, ध्रुवक व विश्लेषक से निर्गत प्रकाश की तीव्रता दोनों के अक्षों के मध्य बने कोण की कोज्या के वर्ग के समानुपाती होती है। I बराबर I0 cos स्क्वायर थीटा। या I0 क्या होती है? I0 होती है निर्गत प्रकाश की अधिकतम तीव्रता। I0 क्या होती है? निर्गत प्रकाश की अधिकतम तीव्रता, है ना। इसके बाद में प्रेरक के सिरों पर आरोपित एसी वोल्टता, प्रेरक के सिरों पर आरोपित एसी वोल्टता, या इसे अपन L परिपथ बोलते हैं, या अपन इसे प्योर L सर्किट बोलते हैं। यहाँ पे हमें धारा का फॉर्मूला फाइंड आउट करना है, कलांतर फाइंड आउट करना है, ठीक है ना, और फेरा रेखा खींचना है। तो जब अपन L परिपथ की बात करें तो एक कुंडली, और कुंडली के सिरों पर एक एसी स्रोत जोड़ देंगे, है ना। किसी समय स्मॉल टी पर जो स्रोत का विद्युत भागबल होता है वो होता है B बराबर B0 sin ओमेगा t, ठीक है ना। जब परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं और विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, कुंडली के सिरों पर BL वोल्टता उत्पन्न होती है। कितनी वोल्टता उत्पन्न होती है? BL वोल्टता उत्पन्न होती है। अतः किरचॉफ के लूप नियम से B माइनस BL बराबर 0।
बी माइनस बी एल बराबर बी बराबर हो जाता है बी एल, बी बराबर बी की वैल्यू और बी एल की वैल्यू लिखेंगे अपन। बी की वैल्यू क्या है, बी जीरो साइन ओमेगा टी, और ये बी एल की वैल्यू फैराड के नाम से है ना, एल डी आई बटे डी टी, यही होता है। तो हम आई फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, तो डी टी को गुणा जाओ, एल को भाग ले जाओ, तो डी आई बराबर आओ डी टी को गुणा जाओ बी जीरो साइन ओमेगा टी डी टी, और एल को कर जाओ भाग, ठीक है ना। अब हमें कुल धारा फाइंड आउट करनी है, तो अपन इंटीग्रेशन करते हैं, समाकलन डी आई, और इधर का है बी जीरो बटे एल, तो बाहर ही आ जाओ बी जीरो बटे एल, और साइन को पहले लेके तुम एक मिनट लिख लेना, साइन ओमेगा टी और डी टी। तो यहाँ पे डी आई को आई, बी जीरो बटे एल बाहर आएगा, है ही वो, तो साइन को माइनस कॉस ओमेगा टी, और गुणांकों को भाग प्लस सी, है ना। तो यहाँ पे ओमेगा और माइनस बाहर ले लेंगे, आई बराबर माइनस के बी जीरो बट्टे ओमेगा एल और कॉस ओमेगा टी प्लस सी। ओमेगा एल होता है एक्स एल, ओमेगा एल का होता है एक्स एल, या प्रतिरोध के तुल्य होते हैं। हाँ, ओमेगा एल की ओमेगा एल की विमा प्रतिरोध के समान होती है, अतः इसे परिपथ का प्रेरणिक प्रतिघात बोलते हैं, प्रेरणिक प्रतिघात बोलते हैं, मात्रक ओम होते हैं, है ना, याद रखना यह। तो आई बराबर आ जाता है माइनस के बी जीरो अपॉन एक्स एल कॉस ओमेगा टी प्लस सी, और बी जीरो बट्टे एक्स एल क्या हो जाएगा आई जीरो, आई बराबर माइनस के आई जीरो कॉस ओमेगा टी प्लस सी। तो यहाँ सी अपन जीरो मानते हैं, सी कितना मानते हैं, जीरो, ठीक है ना, क्योंकि यह सी की विमा धारा की विमा है ना, और यहाँ सी का कोई अस्तित्व तो नहीं आता है, ना तो समय पे निर्भर और ना समय पे स्वतंत्र कोई सी को मान निकल गया ना, तो यहाँ सी बराबर जीरो लेते हैं, आई बराबर माइनस के आई जीरो कॉस ओमेगा टी, ठीक है ना। इसे अपन कंपैरिजन के फर्स्ट इक्वेशन से कंपैरिजन करनी है यहाँ पे, तो साइन में चेंज कर लेंगे, हम चेंज कर लेंगे, तो फॉर्मूला होता है साइन 90 थीटा बराबर कॉस थीटा, है ना, लिख देते हैं आई बराबर आई जीरो, फिर माइनस तो लगानी पड़ेगी, माइनस आई जीरो कॉस तो है ही, साइन करना ना, साइन नंबर आई जीरो हो रहा है, आई जीरो साइन 90 माइनस थीटा, 90 माइनस ओमेगा टी, माइनस अंदर जाएगी तो आई बराबर आई जीरो साइन ओमेगा टी माइनस 90। तो यहाँ कलांतर आ जाते हैं π/2, वोल्टेज को बचते हैं। और ग्राफ की बात करें तो वोल्टेज का ग्राफ ये है, और करंट के में घट रहा हो तो करंट नीचे से जाओ, ठीक है ना, ये T/4 T/2 3T/4 और T, यह तरीका से होता है, ये V0 होता है और ये I0 होता है माइनस के, है ना। तो ये ग्राफ बन जाता है, फेजर आरेख भी बना देता है अपन, एक्स अक्ष वाई अक्ष, ये अपनो वोल्टेज को V0 है ना, BL कर ले BL, और यह वो कौन ओमेगा टी, धारा याद का होते हैं पीछे V0 ओमेगा टी, और धारा याद पीछे होता है 90 डिग्री में I0, ठीक है ना। ये सिस्टम होता है एल सर्किट। अब स्वप्रेरित की परिभाषा लिखनी है और अन्य अनुप्रेरित की परिभाषा लिखनी है। स्वप्रेरित के अंदर फाई बराबर एल आई थे, फाई बराबर, तो एल बराबर फाई बटे आई। तो यह होता है यदि किसी कुंडली में 1 एम्पियर धारा प्रवाहित की जाए, यदि किसी कुंडली में कितनी धारा प्रवाहित की जाए, 1 एम्पियर धारा प्रवाहित की जाए, तब जो स्वप्रेरकत्व होता है उसका मान संख्यात्मक रूप में चुंबकीय फ्लक्स के तुल्य होता है ना, केवल मैग्नीट्यूड के रूप में। ऐसे ही अपन सेम दूसरी डेफिनेशन बना लेंगे, ये होता है φ2 बराबर M21 I1, M21 I1। तो M21 की वैल्यू क्या होता है, φ2 अपॉन I1। यदि प्राथमिक कुंडली में 1 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित की जाए, प्राथमिक कुंडली में कितनी विद्युत धारा प्रवाहित की जाए, 1 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित की जाए, तब द्वितीय कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स का मान संख्यात्मक रूप में अन्योन्य प्रेरकत्व के तुल्य होता है। द्वितीय कुंडली का जो फ्लक्स है वो अन्योन्य प्रेरकत्व के तुल्य आ जाता है, लेकिन प्राथमिक कुंडली में धारा कितनी होनी चाहिए, 1 एम्पियर होनी चाहिए। यहाँ
स्वप्रेरण होता है तो एक ही कुंडली होती है, दो कुंडली नहीं होती हैं। तो यदि कुंडली में 1 एम्पीयर धारा प्रवाहित की जाए तो चुंबकीय फ्लक्स का संख्यात्मक मान एल के तुल्य होता है स्वप्रेरकत्व के। यहाँ दो कुंडलियाँ होती हैं तो प्राथमिक कुंडली में यदि 1 एम्पीयर धारा प्रवाहित कर रहे हैं तब द्वितीय कुंडली का जो चुंबकीय फ्लक्स होता है वो संख्यात्मक रूप में अन्योन्य प्रेरकत्व के तुल्य हो जाता है ना। तो यहाँ दोनों की मात्रक क्या होते हैं, एल हो या एम हो, एल हो या एम हो, दोनों की मात्रक होते हैं हेनरी। दोनों की मात्रक क्या होते हैं, हेनरी। विमा क्या होती है, 1232 की है भाई, 1221 की 1222 करेक्ट। चुंबकीय फ्लक्स की 1221 होते हैं, 1232 प्रतिरोध की होते हैं, है ना। तो यहाँ की फ्लक्स की 1221, एक आई और ऊपर बन जाएगी तो 1222, M1 L2 T-2 और A-2, ये विमा होती है दोनों की, एम की और एम की एल की दोनों की, है ना। यहाँ के बाद में अपवयन वेग या अनुगमन वेग। तो एक चालक तार और यह चालक तार जूम कर दो तो इतना बड़ा लग रहा है, या बैटरी कनेक्ट कर देंगे। यहाँ के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन सब कहाँ आते हैं, प्लस की ओर आते हैं, प्लस सिरे की ओर, है ना। करंट उल्टी दिशा में जाता है, करंट उल्टी दिशा में जाते हैं। तो अपन ऐसे बोलते हैं कि जब चालक तार के सिरों पर सेल या बैटरी जोड़ देते हैं, जब चालक तार के सिरों पर क्या जोड़ देते हैं, सेल या बैटरी जोड़ देते हैं, तब उसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो विद्युत बल अनुभव करते हैं, ठीक है ना। और विद्युत बल के कारण वो सेल के धन सिरे की ओर गतिशील होते हैं। जिस औसत वेग से गतिशील होते हैं उस वेग को क्या कहते हैं, अपवयन वेग कहते हैं, है ना। तो डेफिनेशन अपन डायरेक्टली ऐसे बोल देते हैं, जब चालक तार के सिरों पर सेल या बैटरी जोड़ देते हैं तो उसमें उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन जिस औसत वेग से सेल के धन सिरे की ओर गतिशील होते हैं उसे मुक्त इलेक्ट्रॉन का अपवयन वेग कहते हैं। तो यहाँ अपवयन वेग फाइंड आउट करने के लिए पहले तो हमें त्वरण फाइंड आउट करना होगा। तो बल कितना लग रहा है इलेक्ट्रॉनों पर, F बराबर QE की यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लिखेंगे F बराबर EE, है ना। और वैसे F बराबर होता है MA, F बराबर क्या होता है MA, तो MA इक्वल आ जाता है EE, है ना। तो A इक्वल आता है EE/M। हमें क्या फाइंड आउट करना है, वेग। तो गति के प्रथम समीकरण से B बराबर होता है U + AT। औसत लेने पर B का बार U का बार प्लस A T का बार, है ना। तो B का बार BD हो जाता है U 0 और A सेम और T का औसत हो जाता है τ। तो A की वैल्यू रख देंगे तो BD बराबर आ जाता है छोटी बड़ी τ/m, है ना। यहाँ सादे रूप में लिखेंगे तो B पे वेक्टर और E पे वेक्टर लग जाएगा और साथ में माइनस लग जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है वो विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में गतिशील रह रहे हैं, ठीक है ना। विद्युत वाहक बल, यहाँ जब परिपथ खुला होता है, जब परिपथ I0 मतलब करंट फ्लो नहीं आ रहा है ना, जब परिपथ खुला होता है तब दोनों सिरों के मध्य की जो वोल्टेज होता है, बातें विद्युत वाहक बल बोलते हैं, उससे क्या बोलते हैं अपन। और जब परिपथ बंद हो गए यानी सेल से करंट फ्लो बह रहा हो तब सेल के दोनों सिरों के मध्य के विभवांतर क्या बोलते हैं, टर्मिनल उठता। और सेल का आंतरिक प्रतिरोध, है ना। तो यह सेल का विद्युत अपघट्य विद्युत धारा के प्रभाव में परिमित प्रतिरोध उत्पन्न करता है, जिसे सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। और आदर्श सेल के लिए इसका मान 0 होता है, आदर्श सेल के लिए इसका मान कितना होता है 0। व्यापात आंतरिक प्रतिरोध के कारण, सेल के आंतरिक प्रतिरोध के कारण जो कुल विद्युत वाहक बल होता है उसमें जो कमी होती है, कुल विद्युत वाहक बल के मान में होने वाली कमी को व्यापात कहते हैं। B' बराबर होता है I × छोटी r, ठीक है ना। प्राथमिक सेल ऐसे सेल जो डिस्चार्ज हो जाने पर पुनः चार्ज नहीं किए जा सकते हैं, उन्हें प्राथमिक सेल कहते हैं। जैसे कि शुष्क सेल, बटन सेल, हाँ डेनियल सेल, लेग्रांज सेल ये है। और द्वितीयक सेल ऐसे सेल जो निरावेशित हो जाने पर पुनः आवेशित किए जा सकते हैं, उन्हें द्वितीयक सेल कहते हैं। जैसे सीसा संचायक सेल, है ना। अब मानक सेल, ऐसे सेल जिनके विद्युत वाहक बल निश्चित होते हैं, नियत होते हैं, फिक्स्ड होते हैं पहले से ही, उन्हें मानक सेल कहते हैं। जैसे कि शुष्क सेल है अपना, उसका वोल्टेज फिक्स है 1.5 वोल्ट, है ना। और अपना डेनियल सेल है, उसका वोल्टेज फिक्स है 1.1 वोल्ट, है ना। तो ऐसे सेल जिनके विद्युत वाहक बल नियत होते हैं उन्हें मानक सेल कहते हैं। व्हीटस्टोन सेतु के संतुलन की शर्त, तो व्हीटस्टोन सेतु के संतुलन की शर्त क्या होती है, P/Q बराबर R/S। 4 रेजिस्टेंस होते हैं सेतु में, उनका रेशियो इक्वल होता है P/Q बराबर R/S। इस स्थिति में जो मध्य वाला तार होता है उससे कोई धारा नहीं बहती, धारामापी विक्षेप शून्य होता है, धारामापी विक्षेप कितना होता है, शून्य होता है। ये संतुलन की शर्त होती है।
सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन। तो अपन दो सेल लेंगे, ये पहला सेल है, ये इसका आंतरिक प्रतिरोध, फिर दूसरा सेल ये दूसरे का आंतरिक प्रतिरोध, ये एक बाह्य रेजिस्टेंस है जिसमें करंट फ्लो होगा। तो यहाँ पे B1, हाँ नहीं विद्युत वाहक बल B1 सॉरी वो समान होते हैं, टर्न उड़ता अलग ही होते हैं, मतलब अलग ही होते हैं B1 और B2। ये आंतरिक R1 और R2, ये बड़ी R है ना। अपन E भी लिख सकते हैं, मतलब लेकिन E अपन बात टर्म में लिख सकते हैं कि E हाँ शुरुआत में सेलों की इतनी E थी, लेकिन जब सर्किट क्लोज होता है तब E तो 100 ही होती ना पे, तो 20 होता है। तो अपन शुरुआत की लिख सकते हैं, शुरुआत में कितनी E थी वो चीज़ अपन 100 के रूप में लिख सकते हैं। और शॉर्ट में कर लेंगे ये अपन E शुरुआत में जाओ तो E1 और शुरुआत में जाओ कितना तो E2। जब ये सर्किट में कनेक्ट नहीं हुए थे तब इनके विद्युत वाहक इतने इतने थे, है ना। और इन दोनों से I करंट फ्लो एरो है। तो अपन एक बार लूप नेम यूज़ करेंगे ABCD बंद लूप में। तो अपन यहाँ चलते हैं बंद लूप ABCDA में, ABCDA में A से B तक जाएंगे तो माइनस के IR, फिर इधर R2 पे आएंगे तो माइनस के IR2, फिर सेल में अपन इंटर करेंगे तो प्लस टर सिरे पे निकल रहे हैं तो प्लस के E2, फिर यह R1 वाले तार पे आएंगे तो माइनस के IR1, फिर अपन प्लस के सिरे पे निकल रहे हैं सेल में इंटर करके तो प्लस के E1 बराबर 0। तो अपन E एक साइड में निकले में और I वाई टर्म एक साइड में लिखें तो ये आता है अपनों I कॉमन ले लेंगे तो R प्लस R1 प्लस R2, ठीक है ना, बराबर माइनस के E1 प्लस माइनस के E2 है ना, यही आओ ना, माइनस कट जाएगी, I तो कॉमन आ गई ना यहाँ पे। मतलब यहाँ पे हमने क्या किया है, I वाई एक साइड में रखे हैं यही साइड में, और E वाई टर्म दूसरी साइड में भेजते हैं हमने, और I हमने ले ली कॉमन, I हमने क्या ले लिए कॉमन, I हमने कॉमन ले ली है ना। तो I को आंसर आया तो माइनस माइनस कट जाएगी, तो I बराबर आ जाते हैं E1 प्लस E2 बटे R प्लस R1 प्लस R2, ये आ जाता है ना। या के बाद में अपन बात करें सेलों का समांतर क्रम संयोजन, तो सेलों का समांतर क्रम संयोजन क्या होता है, चित्र बना के पहले तो अपन बड़ी डेरिवेशन है ना। यह R1 R2 और यहाँ B समान होता है, B समान होता है तो E1 E2 शो करेंगे अपन, है ना। E1 E2 या तो करंट I1 या तो I2, दोनों मिक्स है के बना रहे हैं I। तो यहाँ शुरुआत होती है इधर I बराबर बनना हुआ I1 प्लस I2, और अपने पास विद्युत वाहक बोलो टर्मिनल वोल्टेज का एक संबंध होता है E बराबर B प्लस IR, E बराबर B प्लस IR। तो I अपन निकालें तो I निकल के क्या आता है E माइनस बी अपॉन R, है ना। तो यहाँ में अपन रखेंगे 1 और 2 लगा के, लेकिन हमें पता है समांतर क्रम में विभव समान होते हैं, समांतर क्रम में विभव कैसे होता है समान। तो I बराबर आगो 1 लगाएंगे, पहले के गए E1 माइनस बी अपॉन R1, प्लस दूसरे के गए का लगाएंगे E2 माइनस बी अपॉन R2। अब अपन R1 अगल कर लेंगे दोनों के से, हम R2 अगल कर लेंगे तो I बराबर आ जाता है अपनों E1 बट्टे R1 माइनस बी अपॉन R1 प्लस E2 बट्टे R2 माइनस बी अपॉन R2, और E वाई टर्म अगर लिख लेंगे और B वाई टर्म अगर लिखेंगे, लेकिन B में तो माइनस की भी कॉमन आ जाएगी, है ना। तो I बराबर का आता है E1 बट्टे R1 प्लस E2 बट्टे R2, और माइनस B कॉमन आ जाएगी तो 1 बट्टे R1 प्लस 1 बट्टे R2। अब जाए सॉल्व करने की सुविधा थी, I और V वाई टर्म में एक्सचेंज करेंगे, V वाई आई की जगह पे और I वाई B की जगह पे, तो R1 1 बट्टे R2 और यह सेम रहेगा बाकी सब E1 बट्टे R1 और E2 बट्टे R2 माइनस के I। एक मान लेंगे, एलसीएम ले लेंगे तो B R2 प्लस R1, ठीक है ना। एलसीएम तो एलसीएम दोनों साइड कट जाएगा, ये आएगा E1 R2 और E2 R1, दोनों R1 को I के संग I R1 R2। अब जो अपने पास है R1 प्लस R2 B के साथ में, यहाँ पर डिवाइड लगाया था दोनों के साथ में, तो B बराबर आ जाएगा E1 R2 और E2 R1,
है ना, बटे में R1 प्लस R2, वहाँ पे भी भाग लगाएंगे आई के नीचे, आई R1 R2 बटे R1 प्लस R2। अब आई वाई टर्म में V की साइड में ले लेंगे तो V प्लस आई R1 R2 बटे R1 प्लस R2, या साइड में E रह जाओ बस, E1 R2 E2 R1 बटे R1 प्लस R2। यहाँ V की यहाँ पे ओम के नेम पे IR लिखेंगे, IR है ना, आई R1 R2 और R1 प्लस R2 बराबर E2, हाँ सॉरी E1 R2 और E2 R1 बट्टे में R1 प्लस R2। यहाँ से I कॉमन लेंगे अपन, I क्या लेंगे कॉमन, और बाकी सबको भाग लगा देंगे तो ये आता है अपने पास फाइनली I बराबर E1 R2, यही है ना क्या, E2 R1 बटे R1 प्लस R2, और यह तो R प्लस R1 R2 बटे R1 प्लस R2। यहाँ अपन जाए ऐसे शॉर्ट में लिख लेते हैं E इक्वल बटे R प्लस R इक्वल है ना, यह तरीका आते हैं। R इक्वल की वैल्यू ऊपर वाली है और E इक्वल की वैल्यू ऊपर वाली है और R इक्वल की वैल्यू ये नीचे वाली है ना, तो यह तरीका आते हैं सेलों का समांतर क्रम चेन है। अब है विद्युत द्विध्रुव के कारण बिंदु P R कोमा थीटा पर विभव, विद्युत द्विध्रुव के कारण बिंदु P R कोमा थीटा पर विभव। विद्युत द्विध्रुव के कारण, तो पहले अपन विद्युत द्विध्रुव बनाएंगे, माइनस Q और प्लस Q और मध्य बिंदु O। अपन R दूरी और थीटा कोण पे बिंदु P लेंगे जहाँ हमें विभव ज्ञात करना है ना। यह दूरी होते हैं R1, यह दूरी होते हैं R2, R1 और R2। थोड़ी सी रचना करेंगे, या P से बढ़ाएंगे, यहाँ पे एक लंब डाल लेंगे है ना, और एक लंब यहाँ डालेंगे, यह N और M, और A भी द्विध्रुव होता अपना। तो अपन यहाँ दो आवेश हैं तो दोनों आवेशों को विभव निकाल लूँ और जोड़ लूँ, दोनों आवेशों को विभव निकाल लूँ और जोड़ लूँ। दोनों आवेश बिंदु आवेश तो KQ बटे R सूत्र लगेगा, तो B निकालेंगे तो BA प्लस BB, BA A बिंदु पे कौन सा आवेश माइनस लगा हुआ है तो माइनस के KQ अपॉन R1, और या B बिंदु प्लस को है तो KQ अपॉन R2, KQ कॉमन आ जाएगी तो 1 बटे R1 और 1 बटे R2, लघुत्तम ले लेंगे अपन KQ, ये R2 आगे आ गई और R1 बट्टे में R1 R2 है ना। अब अपन R1 R2 की वैल्यू जो अपनी मेन डिस्टेंस है मध्य बाई R, बाकी टर्म में फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो यहाँ लिखेंगे चित्र की ज्यामिति से, चित्र की ज्यामिति से R1 की वैल्यू होगी और R2 की, ये दोनों ज्ञात करनी है। तो R बड़ी भुजा में R में एक वशिटा जोड़नी है और छोटी भुजा में R में एक वशिटा घटानी है ना। इन वैल्यू ने यहाँ में रखे हैं और सॉल्व करें तो फाइनली आता है B बराबर KP cos थीटा, KP cos थीटा बटे R स्क्वायर। यहाँ B अक्ष और निरक्ष की बात कर ले में, B अक्ष और B निरक्ष, तो अक्ष के लिए अपन एंगल लेते हैं 0 डिग्री तो KP बटे R स्क्वायर रह जाते हैं, और निरक्ष के लिए थीटा 90 डिग्री लेते हैं तो आंसर कहा था 0। अब है धारामापी से धारा का मापन क्यों नहीं किया जा सकता, इसके दो रीजन है। हाँ, फर्स्ट रीजन है धारामापी एक अति सुग्राही युक्ति है जो मीवे कोटि की धारा के लिए पूर्ण स्केल पर विक्षेप देती है, यानी नगण्य धारा के लिए भी इसकी सुई पूरी स्केल पर घूम जाती है, तो उच्च मान की धारा आएगी तो वो तो सुई टूटनी है या फिर अपना जो डिवाइस है वो खत्म होना, नष्ट होना है। तो कुल मिला के अपन यही कहेंगे धारामापी एक अति सुग्राही युक्ति है जो मीवे कोटि की धारा के लिए पूर्ण स्केल पर क्या देती है, विक्षेप देती है। दूसरा है धारामापी से यदि हम धारा मापें तो हमें इसे परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ना होगा, लेकिन धारामापी का प्रतिरोध उच्च होता है जिससे परिपथ की धारा का मान परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है ना। ये दो कारण थे जिस इनकी वजह से अपन धारामापी से धारा नहीं माप सकते हैं। ये धारा की बस उपस्थिति को संसूचित करता है, क्या करता है, उपस्थिति को संसूचित करता है। धारामापी की धारा सुग्राह्यता तो ये क्या होती है, आई धारा से उत्पन्न विक्षेप फाई, तो इकाई धारा से फाई बटे आई, ऐसे बोलते हैं धारा सुग्राह्यता SI, ठीक है ना। मात्रक होता है डिवीजन, भाग प्रति एम्पियर हिंदी में बोलेंगे, भाग प्रति एम्पियर, या हिंदी में वो इंग्लिश में डिवीजन प्रति एम्पियर, ठीक है। एक टर्म और होते हैं वहाँ मतलब धारामापी के सिद्धांत में
एन बटे सी ने पहले फाइव बटे आई को मान होता है कौन कौन के समानुपाती होता है? आई समानुपाती फाइव होता है, आई समानुपाती फाइव धारामापी में होता है। तो आई बराबर आ जाओ के फाइव, आई बराबर का आ जाओ के फाइव। तो हमें क्या चाहिए? फाइव बटे आई। तो यहाँ फाइव बटे एक बटे के आ जाते हैं, क्या आते हैं? फाइव बटे आई की वैल्यू। तो ये एस आई बराबर एक बटे के और आ जाता है। के को मान होता है एन ए बी बटे सी, के को मान क्या होता है? एन ए बी बटे सी। तो सी अपॉन एन ए बी आ जाते हैं। एस आई बराबर सी अपॉन, उल्टा तो ना बोल रहा मैं, के को मान क्या होता है? सी बटे एन ए बी होते हैं पक्की, हाँ जी होते हैं। नबी बराबर सी फाइव। तो यहाँ आई निकालेंगे तो सी बट्टे एन ए बी क्या होता है? सही आता है, सी बट्टे एन ए बी होता है। तो ये आ जाओ एन ए बट्टे सी, एस आई को मान होता है एन ए बी बट्टे सी, एस आई को मान। क्योंकि के की जो वैल्यू होते हैं ना, के की वैल्यू होते हैं वो होते हैं सी बट्टे एन ए बी होते हैं, सी बट्टे एन ए बी। तो के की वैल्यू रखेंगे तो उल्टी आ जाएगी, है ना। तो यहाँ अपन धारा सुग्रता बढ़ाने के लिए एन बढ़ा सकते हैं, ए बढ़ा सकते हैं, बी बढ़ा सकते हैं, लेकिन इन्हें बढ़ाने से धारामापी भारी और असुविधाजनक हो जाएगा, है ना। तो सी कम करना अधिक उपयुक्त होता है। सी कैसे कम कर सकते हैं? सी कम करने के लिए धारामापी में जो तार लिया जाता है कुंडली बनाने के लिए, वो पतला और अधिक लंबा लेना होता है, पतला और अधिक लंबा। हाँ, ये वह वी वोल्ट थे पीछे पे फाइव, तो इकाई वोल्ट थे फाइव बट्टे वी, और वी को मान होता है आई आर या आई जी। तो वी एस बराबर है जाओ फाइव बट्टे आई जी। तो फाइव बट्टे आई थे क्यों बोलते हैं? वी एस बराबर के एक बट्टे के जी, है ना, यही तो होगा। या एस आई फाइव बट्टे आई तो ऐसे बोल देते हैं अपन। तो वी एस बराबर एस आई बट्टे जी, ये भी फॉर्मूला होता है। जब मात्रक होता है डिवीजन प्रति वोल्ट, धारामापी की दशतांक तो ये धारा सुग्राह्यता के व्युत्क्रमण को होते हैं, धारा सुग्राह्यता के व्युत्क्रमण को। तो मात्रक उल्टा जाएगा एम्पीयर बट्टे डिवीजन, यानी इकाई विक्षेप उत्पन्न करने के लिए आवश्यक धारा, इकाई विक्षेप उत्पन्न करने के लिए धारामापी का दशतांक कहते हैं। गति को क्षेत्र में तो छाप लगे शोषण दे करो, एक तार होते से ये आए अपन ऐसा खींच रहे हैं ना, तो एरिया कम होगा। ये एक लूप है जिसकी एक भुजा है पी क्यू, जो गति करने के लिए स्वतंत्र है, ठीक है ना। और चुंबकीय क्षेत्र यहाँ क्रॉस अंदर की ओर दे रखा है, ठीक है। तब इसे अपन बाईं ओर गति कराएंगे, तब एरिया लगातार घटेगा, जिससे इस लूप में से निकलने वाले चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा। और जब जब चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है, तब तक उसमें प्रेरित विद्युत्वाकुल उत्पन्न हो जाता है। तो यहाँ पहले फ्लक्स ज्ञात कर लेते हैं। फाई बराबर होता है बी ए, फाई बराबर क्या होता है? बी ए। और ए क्या होगा? यहाँ अपन मान लेते हैं लंबाई एल है और ये दूरी एक्स है, तो एल एक्स होगा ये। तो फाई बराबर बी एल एक्स, लंबाई इंटू चौड़ाई, है ना। ये चुंबकीय फ्लक्स है फाई बी। अब अपन फैराडे का द्वितीय नियम यूज करें, वो होता है ई बराबर डी फाइव बटे डी टी, डी फाइव बटे, यहाँ फाइव की वैल्यू रखेंगे अपन, तो ई बराबर आता है डी अपॉन डी टी और बी एल एक्स। बी एल कॉन्स्टेंट है, बाहर लिख लेंगे, तो ई बराबर डी बी एल बाहर आ जाएंगे ना, डी एक्स अपॉन डी टी, ठीक है ना। और डी एक्स अपॉन डी टी का होते हैं वेग होते हैं, तो ई बराबर बी बी एल आ जाता है, ई बराबर बी बी एल। माइनस के भी लेते अपन यहाँ ये कछु कॉन्सेप्ट नहीं है। मैंने अरे बताया करने का, मैं बताता हूँ, मैंने ऐसे बताया हुआ है कि वो उतनी अपन हम गए डी एक्स अपॉन डी, ये छड़ मैंने चित्र में हम डेरिवेशन कराई था, ये तुम सरगाई है, तुम सरगाई है, सही सरगाई है, माइनस एक्स की तरफ और जीरो, तो वही माइनस आते हो, एक माइनस जान लेते हैं अपन, तब प्लस होते हैं ना। क्या यार मैं माइनस भी आ गए, वो माइनस प्लस ही है, वैल्यू चल रहा ना सब चीज़। या के बाद में धारा चाहिए तो कुंडली का प्रतिरोध आर हो, आई बराबर का जाओ बी अपॉन आर, तो बी बी एल बटे आर आ जाओ, आई बराबर बी बी एल, या सूत्र में सवाल आ सकता है, पेपर में ध्यान आ गया, बी बी एल बटे आर, ठीक है ना।
प्रेरित विद्युत धारा पूछ लेगो कि छड़ कितनी चालती चल रही है, छड़ कितनी लंबी है, कितना चुंबकीय क्षेत्र है और कुंडली का प्रतिरोध कितना है, ये चीज़ दे देगो और धारा पूछ लेगो। तो आई और BBL यार याद रखिए है ना। चुंबक काटना या मोड़ना ये कर ली सका। चुंबकीय NS 20 में तो काट देंगे तो लंबाई चेंज होता है, ध्रुव प्रबलता चेंज ना होता, ध्रुव प्रबलता सेम रहता है। ध्रुव प्रबलता कैसी रहते हैं? सेम। यहाँ M यूँ M, ठीक है ना। तो NS और NS ये सिस्टम हो जाता है। तो यहाँ लंबाई अपन शुरुआत में अपन 2L मानते हैं, ठीक है ना, या L मानते हैं, अपनी मर्जी कैसे मान लो। तो एक तो ये तरीका होता है काटने का। दूसरा तरीका होता है चुंबकीय अक्ष के अंदर से काटे, तो चुंबकीय अक्ष के लंबवत काटी है, चुंबकीय अक्ष के अंदर से यानी 20 में काट देंगे, या तरीका देंगे, पतली पतली 2 चुंबक बन जाएंगी। इस स्थिति में लंबाई चेंज ना हो, तो लंबाई चेंज ना हो, ध्रुव प्रबलता चेंज होता है NN और SS, या M/2 और M/2 ध्रुव प्रबलता चेंज हो जाते हैं ना। तो दोनों ही स्थितियों में अगर चुंबकीय आघूर्ण चेंज कितना हुआ है, जो अपनी एकल चुंबक थी, बाकी तुलना में जो हमने काटने के बाद नई चुंबक बनी है उनके चुंबकीय आघूर्ण आधे ही आते हैं। कितने आते हैं? आधे। यानी M न्यू बराबर आता है M शुरुआत को आधा हो जाता है M डैश। चाहे चुंबकीय अपन चुंबकीय अक्ष के अंदर से काटें या अक्ष के लंबवत काटें, चुंबकीय आघूर्ण कितना जाते हैं? आधा हो जाते हैं। LCR पर पद की अनुनादी आवृत्ति। तो अनुनादी स्थिति में क्या होता है? XL बराबर XC होता है, XL बराबर XC होता है। XL का मान क्या होता है? ओमेगा L, XC को मान 1/ओमेगा C। ओमेगा एक साथ लिख लेंगे तो ओमेगा उसका रह जाएगा, 0 लगा लेता है अनुनादी की का जाए, ठीक है ना। 1/LC 12 को उठाएंगे तो क्या लग जाएगा? अंडूड 1/√LC। और विमा निकालेंगे वो आवृत्ति चाहिए रेखीय आवृत्ति, तो ओमेगा होता है 2πf, F0 है ना, 1/√LC। तो अपन 2π को भाग लगाए देंगे तो F अपनी का आते हैं 1/2π√LC, है ना। यह समांतर प्लेट संधारित धारिता जब प्लेटों के मध्य हवा या निर्वात हो, जब प्लेटों के मध्य क्या हो? हवा या निर्वात। तो यह अपना संधारित्र है, जाकि प्लेट नंबर आवेश है +Q और -Q। तो प्लेटों के बीच में जो विद्युत क्षेत्र होता है वो होता है E बराबर B इंटू, सॉरी जी नहीं, दूसरा लिखना Q/A/0, है ना। और विभवांतर निकाल लेंगे, B बराबर E इंटू D होता है, तो E की वैल्यू रख देंगे तो B बराबर QD/A/0। हमें धारता चाहिए, C बराबर क्या होता है? Q/V। B की वैल्यू रखेंगे तो Q तक Q कैंसिल हो जाएगा ना, तो ये आ जाएगा C बराबर A/0/D। ये फाइनल आ जाता है। तो धारता क्षेत्रफल के समानुपाती होते हैं। प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो बढ़ जाएगी, प्लेटों की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती बीच की दूरी के। तो D कम होगी तो धारता ज़्यादा होगी, D ज़्यादा होगी तो धारता कम होगी। और विभिन्न चुंबकीय राशियों में संबंध μr m में, और एक संबंध और आयाम में निकल के आते हैं H में और I में। तो एक प्रणाली का लेते हैं अपन, यहाँ में एक पदार्थ रख के चुंबकित करते हैं, तो ये टोटल चुंबकीय क्षेत्र होता है वो VR बराबर आता है B0 + B1। B0 है जब इसके अंदर हमने पदार्थ नहीं रखा था तब धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। और B1 क्या है? जब पदार्थ रख दिया है और पदार्थ चुंबकित हो गया है तो उस पदार्थ के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है। तो B0 तो हम जानते हैं μ0H होता है, μ0 Ni या μ0H, है ना। B1 होता है पदार्थ चुंबकित हो जाता है, चुंबकन तीव्रता उसके अंदर जनरेट हो जाते हैं, तो I के समानुपाती होता है। क्या के समानुपाती होते हैं? I के। तो B1 बराबर μ0 स्थिरांक ले μ0 I, है ना। इन वैल्यू ने अपन समीकरण फर्स्ट में रख देंगे B1 और B0 की। तो BR बराबर μ0H + μ0 I, μ0 कॉमन आ जाएगी ना, तो BR बराबर μ0 कॉमन ले लेंगे तो H + I। हमें अगर H, I और BR में संबंध फाइंड करना हो तो μ0 का भाग लगा दो, ठीक है ना। और H निकालनी तो I साइड भेज देंगे, तो ये आता है अपने पास रिलेशन। अपन μ0 को तो भाग लगा देंगे, तो हमें H निकालना है तो I तो भेज देंगे, तो H बराबर का होगा BR/μ0 - के I, ये आ जाता है। लेकिन हमें चुंबकीय प्रवृत्ति का IM और μ0 में संबंध निकालना है, तो अपन क्या करेंगे? अपन यहाँ अपन H कॉमन और लेंगे, H तो ये आ जाएगा अपन का, H कॉमन लेंगे तो BR बराबर μ0H कॉमन लेंगे तो 1 + I/H, I/H याद है का IM, I/H का याद है का IM,
तो बी आर बराबर म्यू जीरो एच 1 प्लस काई एम, ठीक है ना। और बी आर होता है म्यू जीरो एम, म्यू एम एच बराबर म्यू जीरो एच 1 प्लस काई एम। तो म्यू जीरो से एच से एच कट जाएगी, म्यू जीरो का भाग ले जाओ तो म्यू एम बट्टे म्यू जीरो और 1 प्लस काई एम। तो म्यू आर बराबर 1 प्लस काई एम, ठीक है ना। म्यू आर का मान -1 कोने गए होते हैं अतिचालक गए या प्रचुम्बकीय पदार्थ है। काई एम -1 म्यू आर बराबर 0, म्यू आर 0 होता है यानी सही ना। एक डायोप्टर, तो एक डायोप्टर क्या होता है, यदि किसी लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर है, यदि किसी लेंस की फोकस दूरी कितनी है 1 मीटर है, तो उसकी शक्ति क्या कहलाती है, एक डायोप्टर कहलाती है। P बराबर होता है 1/f, P बराबर क्या होता है 1/f, f का मान 1 मीटर रह जाओ ना, तो उस लेंस की शक्ति का कहलाएगी एक डायोप्टर। अब एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान होता है जूल में 1/10⁻⁻19 जूल। डेफिनेशन क्या है कि किसी इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट के विभवांतर से, किसी इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट के विभवांतर से त्वरित करने पर उस इलेक्ट्रॉन द्वारा अर्जित की गई ऊर्जा को 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोलते हैं। किसी इलेक्ट्रॉन को अपन त्वरित कर रहे हैं 1 वोल्ट विभवांतर से, तो वो इलेक्ट्रॉन कितनी ऊर्जा प्राप्त करेगा उसे ही अपन क्या कहते हैं, 1 EV बोलते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 एम्पियर या 1 एम्पियर दो तरीका से पूछा हुआ तुमसे, एक तो 1 एम्पियर की नॉर्मल परिभाषा, एक एम्पियर की अंतर्राष्ट्रीय परिभाषा। नॉर्मल परिभाषा जी है I बराबर Q/dt, I बराबर यदि 1 सेकंड में किसी चालक तार से 1 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है तो विद्युत धारा का मान 1 एम्पियर। लेकिन 1 एम्पियर की अंतर्राष्ट्रीय परिभाषा पूछा हो तो वही बतानी है कि 1 मीटर की लंबवत दूरी से पृथक दो समांतर धारावाही चालक तारों में बहने वाली विद्युत धारा जो तारों के मध्य प्रति मीटर लंबाई पर 2 × 10⁻⁷ न्यूटन बल उत्पन्न करती है, ठीक है ना। उसे अपन 1 एम्पियर कहते हैं। 1 वोल्ट, तो 1 वोल्ट होता है B बराबर होता है W/Q, B बराबर क्या होता है, या विभवांतर डेल्टा V AB बराबर WAV/Q0 जी होता है ना। तो 1 कूलम आवेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक विद्युत बल के बिंदु ले जाने में किया गया कार्य 1 जूल हो। एक W की वैल्यू 1 होनी चाहिए और Q की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, तो उत्तर 1 आ जाएगा। तो अपन बोलेंगे 1 कूलम आवेश को, कितने आवेश को, 1 कूलम आवेश को विद्युत क्षेत्र में विद्युत बल के विरुद्ध एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य 1 जूल हो, तो उन दोनों बिंदुओं के मध्य विभवांतर 1 वोल्ट कहलाता है। उन दोनों बिंदुओं के मध्य विभवांतर कितना कहलाता है, 1 वोल्ट कहलाता है। सर 1 एम्पियर की अंतर्राष्ट्रीय एक सैद्धांतिक परिभाषा कहते हैं, क्या चीज़, 1 एम्पियर की अंतर्राष्ट्रीय परिभाषा, एक सैद्धांतिक परिभाषा 1 एम्पियर की। सैद्धांतिक, हाँ। प्रतिरोध, विद्युत धारा के प्रवाह में उत्पन्न होने वाली रुकावट या बाधा को चालक का प्रतिरोध कहते हैं। सूत्र होता है R बराबर V/I, ठीक है ना। मात्रक होता है ओम, बेमा होती है 1232 M1L2 T-3 A-2 है ना, 1232 बेमा होती है ना। और ये लंबाई के समानुपाती होता है और क्षेत्रफल के क्या होता है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है ना। दोनों समीकरण इक्वल करेंगे तो R बराबर ρL/A, ठीक है ना, ये भी आ जाता है, ठीक है। प्रतिरोधकता की बात करें तो रो बराबर होता है RA/L, RA/, तो ऐसा बोल देंगे इकाई लंबाई और इकाई अनुप्रस्थ काट के तार के प्रतिरोध को इकाई लंबाई L का मान 1 और इकाई अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के तार का प्रतिरोध ही उसकी प्रतिरोधकता कहलाता है। प्रतिरोध ही क्या कहलाता है, क्यों L और A एक लिखेंगे तो रो बराबर R आ जाता है ना। प्रतिरोध को ही प्रतिरोधकता कह देते हैं, लेकिन लंबाई इकाई होनी चाहिए और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल भी कितना होना चाहिए, 1 मीटर स्क्वायर होना चाहिए। चालकता प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं, चालकता। तो सिग्मा बराबर 1/ρ, एक सूत्र और होता है NU²/m। यहाँ अपन रो की बात करें, रो डिपेंड क्या करते हैं, तो रो ना तो लंबाई पे डिपेंड करे ना क्षेत्रफल पे डिपेंड करे, रो डिपेंड करते कहीं पे, ताप पे और पदार्थ की प्रकृति पे, ठीक है ना। चालकता, ताप की समानुपाती होती है चालक ने क्या है, तो ताप बढ़ाने पर चालक पदार्थों में प्रतिरोधकता बढ़ती है, जाएगी अड़ेगी। प्रतिरोध की चालकता मैंने कर दी वाली, ठीक है ना। चालकों की प्रतिरोधकता की ताप पर निर्भरता, तो जब अपन ताप बढ़ाते हैं तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की टक्कर आवृत्ति बढ़ जाती है। ताप बढ़ाने से क्या बढ़ जाती है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की टक्कर आवृत्ति बढ़ाने से टाउ कम हो जाता है। टाउ क्या होता है,
टाउ कम हो जाता है। टाउ कम होने से सिग्मा बराबर क्या होता है, एन ई स्क्वायर टाउ बट्टे एम होता है ना। तो जब हम ताप बढ़ाते हैं तो टक्कर आवृत्ति बढ़ती है, टक्कर आवृत्ति बढ़ने से टक्कर आवृत्ति बढ़ने से टाउ कम हो जाता है, टाउ कम होने से सिग्मा कम हो जाता है, सिग्मा कम होने से रो बढ़ जाता है, रो बढ़ जाता है। इस प्रकार हम समझ सकते हैं ताप बढ़ाने पर प्रतिरोधकता बढ़ती है, लेकिन कितनी बढ़ती है, तो वो जो वृद्धि होती है प्रतिरोधकता के मान में, वो वृद्धि प्रारंभिक प्रतिरोधकता रो1 और ताप वृद्धि डेल्टा टी के गुणनफल के समानुपाती होती है। यहाँ स्थिरांक लिया जाता है रो बराबर एल्फा रो1 डेल टी। एल्फा या समानुपाती के स्थिरांक से प्रतिरोधकता ताप गुणांक कहते हैं। धातुओं के लिए इसका मान धनात्मक होता है और अर्धचालकों के लिए इसका मान ऋणात्मक होता है।